ठीक। ये फाद अब है तो नहीं भाई, बस शुरू करो। बाहर है कुछ, खड़े हैं कुछ, या फिर दरवाजा बंद करना। चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है बस। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज मेरी ठीक आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना, मुझे सही है। चलो बेटा अभी आपके सामने एक कुछ पेजेस आए होंगे, तो उसमें से जो सिंगल पेज है वो जरा सामने रखें। सब्जेक्ट का जरा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर्स ठीक हो गए आप लोगों के? पेपर्स देख नहीं आए? पीआरसी के पेपर्स पास हो गए? नहीं यार ठीक है, कैफ के नहीं दिए होंगे आपने, इतना तो मुझे भी आइडिया है, लेकिन पीआरसी के पेपर्स लास्ट वीक ही नहीं हुए? हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। ठीक हो गए ना? ठीक हो गए सर। अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसमें आप? उसमें अकाउंटिंग तो नहीं है मेरे ख्याल, या मेरे ख्याल एग्जाम हो जाती है। एग्जाम होती है ना इसमें? प्लीज यार कुछ तो मान लो यार। अकाउंटिंग पढ़ी है सर? क्या होती है जो अकाउंटिंग पढ़ी है आपने? यानी कि मेरे जैसे हालात है? आ जाओ बेटा प्लीज, आ जाए आगे, आ जाए थोड़ा सा, ये आगे जगह है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका पीआरसी सीए की पीआरसी से पहले कोई अकाउंटिंग का बैकग्राउंड था? मीन्स उसे पीआरसी से पहले कोई आईकॉम, ए लेवल्स, तो इस तरह से कुछ पढ़ा हो? वैसे दो तीन ही, मेजोरिटी मेरे जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग के, ना चाहते हुए सीए में आए। यस, पता भी नहीं था सीए होता क्या है, ख्वाब था कि डॉक्टर इंजीनियर बनना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब कन्वर्ट हो गया। तो अभी तक तो ठीक जा रहा है ना सीए? बस इस तरह भी है, सिंपल सा ही है, पेपर्स दें और टेंशन खत्म। रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह वैसे ही आएगा जैसे हमेशा आता था, मतलब जिससे पहले जितने रिजल्ट आए अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं, पेपर दिए बस अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। चलें जरा थोड़ी स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। मैंने पूछ रहा था आपसे कि अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा वो क्या है, उसमें क्या पढ़ा आपने? शुरू मैं कर देता हूँ, फिर आगे आप बताइएगा आपने क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने कोई जर्नल बनाना सीखा होगा एज एन अकाउंटेंट। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो जाए तो आप उस ट्रांजेक्शन को डेबिट क्रेडिट फॉर्म में एक जर्नल के फॉर्मेट पे एंट्रीज फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी डेबिट, कैश, अगर कैश से पेमेंट की है तो कैश क्रेडिट, अगर बाय चेक पेमेंट की है तो बैंक क्रेडिट। तो जब ये हो जाता है उसके बाद फिर लेजर्स बनाते हैं आप, लेजर्स में पोस्टिंग्स करते हैं, जर्नल से फिगर्स देख के लेजर्स में पोस्टिंग करते हैं, फिर लेजर्स की बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग के रिजल्ट में दो तरह के बैलेंसेस आ जाते हैं, या डेबिट बैलेंसेस आ जाते हैं या क्रेडिट बैलेंसेस आ जाते हैं। अगर किसी लेजर की डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा हो
तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिख के लेजर में बैलेंस कर देते हैं। सही सेंटेंस बोला मैंने? आप वाइस वर्सा बताएं जरा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे लिख के लेजर बराबर कर दिया जाता है। जब लेजर्स बन जाते हैं तो वहां से ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ट्रायल बैलेंस में अकाउंटिंग हेड्स लिखे होते हैं और उनके अगर डेबिट बैलेंसेस हैं तो डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट बैलेंसेस अगर हो, मसलन अगर सेल्स है तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कॉलम में होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है तो उसका डेबिट बैलेंस डेबिट कॉलम में होगा। तीन चीजें ऐसी हैं जिनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं, या दो हैं, दो चीजें जिनके डेबिट बैलेंसेस हैं। पांच मेन हेड्स है ना, पांच मेन अकाउंटिंग हेड्स जरा गिनवाएं। एसेट्स, इनकम्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इक्विटी या कैपिटल। डेफिनेटली सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। इसमें एसेट्स और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंसेस होंगे, लायबिलिटीज, इनकम्स और इक्विटी या कैपिटल इसके क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। तो जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो फिर वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो स्टेटमेंट्स आपने बनानी कुछ ना कुछ सीखी होंगी। एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है और एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम होती है। नाम आपने 5 सुने होंगे, थ्योरेटिकली 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट सुने होंगे आपने, लेकिन उसमें से बनाने आपने दो ही सीखे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। ये थोड़ी सी मैंने याद देनी जैसे इसलिए करवाई है कि जो बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया अकाउंटिंग में, उसी की सॉर्ट ऑफ अभी एक्सटेंशन होनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन में। तो जो आपने पढ़ा हुआ है उसी की बेस पे हमने अपनी इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसमें बस होगा ये कि जो चीजें आपको, जिन एरियाज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पहले नहीं पता, वो कुछ आप FA1 में पढ़ेंगे, फिर जब FA1 में कुछ फर्दर एरियाज पढ़ लेंगे तो कुछ और एडवांस्ड एरियाज FA2 में आ जाएंगे, और फिर उसी की एक और एक्सटेंशन जाके फाइनल में हो जाएगी। तो ग्रेजुअली मींस पहले PRC में कुछ अकाउंटिंग होगी है, अब FA1 में हो जाएगी, फिर FA2 में एक सीक्वेंस सा सॉर्ट ऑफ है। तो बेसिक्स आई होप कि आपके जहन में कुछ ना कुछ है, तो उन्हीं बेसिक्स की बेस पे इंशाल्लाह हम फर्दर अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जरा जो हमारे सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं उनके जरा नाम और उनका जरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अगर आपके सामने आ जाए तो एक जरा अच्छा सा स्टार्ट हो जाएगा। बाकी बहरहाल ये मैंने कोई होपफुली कोई टेस्ट नहीं लिया, जस्ट एक रिमाइंडर के तौर पर आपको चीजें याद करवाई हैं, बाकी इंशाल्लाह साथ साथ आप मुझे और चीजें याद करवाएंगे। इसके स्टार्ट में जो पेज आपके पास है जरा पेन रख लें हाथ में, इसमें कुछ चीजें जरा अगर हाईलाइट या अंडरलाइन करनी पड़ती है। पेज के स्टार्ट पे तो एक सिलेबस की ग्रिड ABC करके बनी हुई है, वो तो शायद इस वक्त आप ना समझ सकें, लेकिन जो नीचे इसके स्पेसिफिक नॉलेजेबल एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंसेस लिखे हुए हैं 1 से लेके 11 तक जो सीरियल नंबर है, उनमें से जरा कुछ हेडिंग्स मैं आपके सामने जरा डिस्कस कर लूँ, जरा थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए जरा कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से एरियाज है। सबसे पहले आपको लिखा नजर आएगा IAS 1। PRC में आपने थोड़ा सा 2 IAS का जरूर आइडिया ले लिया होगा। IAS 2 पढ़ा होगा। IAS 2 कौन सा? इन्वेंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, तो IAS 2 था। ठीक है, फिर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक FIFO भी है, एक वेटेड एवरेज भी है। थोड़ा सा आपने फिर IAS 16 में डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा। वो जो दो स्टैंडर्ड्स IAS 2 है और IAS 16 है, उसका कुछ ना कुछ आइडिया आपको पहले है, और उसमें से जो IAS 16 है वो तो फुल डेप्थ में अब दोबारा आएगा, लेकिन IAS 2 की फर्दर डिटेल आपके 1 में नहीं है, वो तकरीबन उतना ही है जितना आपने पहले पढ़ लिया हुआ है। तो जो स्टैंडर्ड्स आपने पहले पढ़े हुए जस्ट IAS 2 और IAS 16 है, हमने वंस अगेन कुछ फर्दर स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं और उन स्टैंडर्ड्स के आपको रेफरेंसेस लिखे नजर आएंगे। तो सबसे पहले कौन सा स्टैंडर्ड है? IAS 1, और उसका नाम फिर आगे क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेटा अगर वर्ड आपके सामने बोला जाए तो थोड़ी सी आवाज रखी करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड अगर आपके सामने कभी बोला जाए तो आपके जहन में 5 कंपोनेंट्स आने चाहिए। जस्ट एक मिनट, सॉरी।
ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट ऑफ, बोले यार, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सेकंड वन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, थर्ड वन नाम तो पता होगा यार, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप भी जरा कोशिश करना, देखिए लिखना जरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड अगर आपके सामने बोला जाए तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यकीनन आपने पहले सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम को जरा डिटेल में बनाना सीखा हुआ है, लेकिन बाकी 3 कंपोनेंट्स के होपफुली अपने नाम जरूर सुने होंगे। ये एब्रीविएशंस लिख रहा हूँ, कुछ समझ आ रही है? ये पहले क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सेकंड, थर्ड वन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, दरम्यान में जो मैंने लिखा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड देन नोट्स। इसमें बेटा ये जो बाकी के 3 कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों कंपोनेंट्स आपके FA1 के सिलेबस में है। मींस स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्या होती है, कैसे बनती है, ये भी इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, बल्कि नंबर 2 में लिखा भी हुआ है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये भी बनानी सीखनी हमने, क्या होती है ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और फिर ये नोट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये 3 चीजें आपने FA1 के सिलेबस में और बनानी सीखनी है। इन अदर वर्ड्स FA1 के सिलेबस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने सारा एज अ होल बनाना सीखना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम तो बार बार एज इट इज आएगी, लेकिन जो आपने पहले कंपोनेंट्स नहीं भी बनाए हुए वो भी FA1 के सिलेबस में शामिल है, और नंबर 2 में स्पेसिफिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा भी हुआ है। तो इन अदर वर्ड्स पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना अब आपको FA1 के सिलेबस में आना चाहिए, ठीक है प्लीज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 5 कंपोनेंट्स, बोल दें जरा दोबारा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बाकी ये होती क्या है वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। देन नंबर 3 पे आ जाए, सेकंड में तो वही कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा हुआ, उसका स्टैंडर्ड फिर अलग है, IAS 7 एक अलग स्टैंडर्ड है। देन सर लिखा हुआ नंबर 3 में IAS 8 एक है, इसमें 3 चीजें डिस्कस होनी है। 3 चीजें, नंबर 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, एस्टिमेट्स में चेंज आ जाए तो क्या होता है, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कोई एरर हो जाए और एरर बाद में डिस्कवर हो, एरर जिस वक्त हो जाए उस वक्त ना पता चल जाए। अकाउंटेंट भी एक इंसान है, और इंसान है तो गलती हो सकती है। अगर तो जैसी गलती हुई है आइडेंटिफाई हो जाए फिर तो उसी वक्त करेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए एरर हो गया था और सब्सिक्वेंटली फिर किसी ने वो एरर डिस्कवर करके दिया है, तो फिर उस एरर को कैसे ठीक किया जाता है, उसका भी फिर एक अलग स्टैंडर्ड है, IAS 8 में डिस्कस करेंगे। इज इट पॉसिबल कि कोई एरर हो जाए, और कुछ ना भी हो तो कैलकुलेशन एरर हो सकता है, तो एरर्स अगर हो जाए उनको कैसे ठीक किया जाता है। आगे अगर वापस आऊं रिवर्स तो लिखा होता है चेंज इन एस्टीमेट, थोड़ा सा जरा डेप्रिसिएशन जहन में लाएं जरा, आ जाएगी। डेप्रिसिएशन अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो आपको यूजफुल लाइफ एस्टीमेट करनी पड़ती है, रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट करनी पड़ती है, और मेथड सेलेक्ट करना पड़ता है। मेथड्स याद है? तो कौन से मेथड्स अलाउड है? स्ट्रेट लाइन हो सकता है, रिड्यूसिंग हो सकता है, वगैरह वगैरह, और भी अभी डिस्कस करते हैं। यूजफुल लाइफ का आइडिया होना चाहिए, रेजिडुअल वैल्यू का पता होना चाहिए। तो ये जब सारी चीजें पता चल जाती हैं देन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, लेकिन ये चीजें एस्टिमेट होती हैं। यूजफुल लाइफ अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 साल है, तो ये उस वक्त एस्टिमेट की जाती है जब एसेट खरीदा जाता है। तो ये तो एक्चुअली तभी पता चलेगा जब एसेट पूरा यूज हो जाएगा कि उसकी लाइफ एक्चुअली कितनी है। तो क्योंकि ये एस्टिमेट होता है और शुरू में करना पड़ता है, तभी डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सब्सिक्वेंटली हो सकता है कि आपको पता चले कि ये जो एस्टिमेट किया गया था ये ठीक नहीं था। तो अगर कभी एस्टिमेट्स में चेंज आ जाए तो उसे कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, ये भी फिर IAS 8 में डिस्कस होगा। एक तो था कि गलती हो जाए, तो गलती को कैसे ठीक करते हैं वो भी किस्सा है। फिर अगर सब्सिक्वेंटली पता चले कि लाइफ 10 ईयर्स नहीं, इसकी तो लाइफ 15 ईयर्स है या 8 ईयर्स है, तो अगर लाइफ का एस्टिमेट चेंज हो जाए, रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट चेंज हो जाए,
तो उसकी भी फिर अकाउंटिंग सीखेंगे। और थर्ड लास्ट वन इसमें लिखा हुआ था फिर अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं वो फिर मेरा ख्याल इस वक्त अभी रहने देते हैं, फिर एक डिटेल डिस्कशन है उसमें फिर अगर चेंज आ जाए तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करते हैं। ये तीन चीजें अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स में चेंज और जो एरर्स हैं इनको अकाउंट फॉर करने के लिए IAS 8 का एक अलग स्टैंडर्ड है और ये काफी बड़ा स्टैंडर्ड भी है, इसमें काफी डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वक्त जस्ट आपके सामने पढ़ने का मकसद ये है कि आपको जरा कुछ हेडिंग से कुछ वर्ड से जरा मैं फेमिलियर कर दूं। नंबर 4 जरा देखें। नंबर 4 IAS 16 है। IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, डेप्रिसिएशन है, थोड़ा सा इसका फर्स्ट पोर्शन आपने पहले पढ़ा हुआ है, वहीं से शायद आज हम स्टार्ट भी करेंगे, लेकिन IAS 16 में उसके अलावा बहुत कुछ भी है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो अब आप इस तरह से कह सकते हैं IAS 16 का पूरा स्टैंडर्ड अब आपके सिलेबस में है। पहले शायद आपने सिर्फ वर्ड अगर सुना तो वो बोल रहा हूँ, कॉस्ट मॉडल वर्ड सुना, बस ठीक है चलो, इसका मतलब बहुत कुछ हमें सिर्फ ये आइडिया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम परचेज कर लें तो एज एन एसेट उसे होपफुली डेबिट करते हैं और सब्सिक्वेंटली उसे डेप्रिशिएट करते हैं, इतना तो आइडिया है ना यार। तो मेथड्स और इसका तो आई होप का पता होगा आपको, बाकी इसमें और भी बहुत कुछ है वो इंशाल्लाह पर डिस्कस करेंगे। नंबर 5 देखें, IAS 20 लिखा हुआ है। IAS स्टैंड्स फॉर, पता है वैसे क्या है IAS? लिखने कहीं तरह IAS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये जो ग्लोबली स्टैंडर्ड्स यूज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जो अकाउंटेंट स्टैंडर्ड यूज करते हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को आप भी पढ़ रहे हैं और उन्हीं स्टैंडर्ड्स की बेस पे फिर दुनिया में सारे अकाउंटेंट्स जिस भी कंपनी में हो उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो स्टैंडर्डाइज इसलिए है ताकि कहीं भी कोई अकाउंटेंट चला जाए उसको अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये लिखना जरा 7 पेज पर। IAS इज एन एब्रिविएशन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपके सिलेबस में अब स्टैंडर्ड्स ही हैं, उन स्टैंडर्ड्स में से एक IAS 20 भी आपके सिलेबस में है नंबर 5 में। और उसके आगे लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अगर कोई कंपनी है उसे गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल जाए तो फिर उसकी क्या अकाउंटिंग की जाती है और उसका फिर डिस्क्लोजर्स क्या दिए जाते हैं, ये भी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक वैसे ही डेफिनेटली क्या कॉन्सेप्ट है ये तो शायद इस वक्त मुश्किल है, लेकिन आपके सामने अगर वर्ड बोला जाए लोन और उसके अगेंस्ट आपके सामने अगर वर्ड बोला जाए ग्रांट, तो एक ही चीज है, तो सेग्रीगेशन कर सकते हैं। लोन क्या होता है? लोन तो वर्ड पता होगा, पैसे अगर लिए हैं लेकिन रीपे करने हैं तो ये पैसे तो होंगे लोन। ग्रांट फिर क्या होगा? अगर ये रीपे करना है तो ये लोन ही है। ग्रांट होती है जो शायद आपने रीपे नहीं करनी होती, लेकिन ग्रांट कुछ कंडीशंस की बेस पे होती है। मसलन फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर अ सेक ऑफ एन आइडिया कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि अगर कोई बलोचिस्तान के किसी रिमोट एरिया में जाके फैक्ट्री लगाएगा ताकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सके, तो गवर्नमेंट उसे 50 मिलियन रुपीज देगी एज अ ग्रांट। तो अगर एज अ ग्रांट है तो फिर तो ये कंपनी ने रीपे नहीं करना, लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट कंडीशंस को मीट ना करे तो फिर ये ग्रांट रीपेबल भी हो सकती है। नॉर्मली ग्रांट क्या होती है कि जो रीपे करनी नहीं होती है, वो गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस की बेस पे दे सकती है, लेकिन वो जो कंडीशंस मीट नहीं होंगी तो फिर ये रीपेबल भी समटाइम्स हो सकती है। तो अगर किसी कंपनी को गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है तो उसकी फिर क्या काउंटिंग करते हैं और फिर उसके क्या डिस्क्लोजर्स देते हैं, ये इंशाल्लाह फिर IAS 20 में डिस्कस करेंगे। कुछ डिफरेंस समझ आ गया? लोन क्या है? अगर फॉर एग्जांपल को पैसे दे लेकिन कहे मुझे वापस करने हैं तो ये क्या है? चाहे जो मर्जी नाम रखिए रहे, लेकिन अगर आपने पैसे रीपे नहीं करने तो फिर अब ये लोन नहीं है, ये आपकी एक ग्रांट इनकम टाइप चीज कंसिडर होती है। लेकिन बाद में फिर उसके में जो डेप्थ्स हैं वो इंशाल्लाह देखते हैं आगे। चेंज हो सकती है क्या मतलब? नहीं, क्या ज़हन में आ रहा जरा बताएं। नहीं, मैंने आपको वही तो बताया ना कि अगर कंडीशंस अटैच है और आप वो कंडीशंस मीट नहीं कर सके तो फिर डेफिनेटली रीपे करनी पड़ेगी। तो ये हो सकता है रीपे करनी पड़ जाए, तो डेफिनेटली जब इसकी काउंटिंग करेंगे हम तो फिर यही देखेंगे कि क्या हमें लग रहा है कि हम कंडीशंस मीट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। अगर लग रहा होगा कि नहीं कर पाएंगे फिर तो ये सिंपली लोन ही है। तो अगर पहली कंडीशन पूरी कर गई फिर ये लोन ही, फिर इनकम है। क्या मजाक हो रहा है सर?
मुझे ना फंसाएं, मतलब वैसे सोच लेते हैं कंडीशन मीट भी हो गई हैं, बाद में नहीं मीट हुई, और बाद में नहीं हुई। मैं इंशाल्लाह कल सोच कर बताता हूँ। बेटा इंसान, अगर कंडीशंस मीट हो गई हैं तो या यस होगा या नो होगा। अगर हो गई तो हो गई हैं, फिर बाद में क्यों नहीं हुई है, बाद में इंशाल्लाह देख लें। जी नंबर 6। नहीं बेटा मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये रिजवान साहब ने क्वेश्चन अच्छा पूछा है। रिजवान साहब कह रहे हैं कि जिस तरह लोन पे इंटरेस्ट होता है कि ग्रांट पे भी इंटरेस्ट होता है, तो ऐसी बेटा बहस नहीं है। अगर इंटरेस्ट ही होता है तो फिर तो ये लोन टाइप चीज ही बन जाएगी। तो मेरा ख्याल इससे ज्यादा भी रहने देते हैं, इंशाल्लाह मैं फिर खुद से डिटेल में डिस्कस करूंगा। ग्रांट इज डिफरेंट फ्रॉम द लोन इन अ सेंस के लोन तो रीपेबल होता है, और लोन अगर रीपेबल है तो उसमें नॉर्मली इंटरेस्ट भी होता है, अनलेस लोन इंटरेस्ट फ्री हो, जो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। लेकिन ग्रांट्स पे वैसे नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं होता। ग्रांट्स ने आपकी इनकम ही बनना होता है, सवाए इसके के आप उन कंडीशंस को मीट ना कर पाए जिन कंडीशंस की बेस पे ग्रांट मिली है। बाकी मेरा ख्याल इस वक्त जरा ज्यादा हम अगर डेप्थ में जाएंगे तो फिलहाल मुश्किल हो जाएगा। नंबर 6 देखेंगे। नंबर 6 में कौन सा रेफरेंस है जी? IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। जरा वर्ड्स पे गौर करें जरा, बोरिंग भी और कॉस्ट भी। बोरिंग का मीनिंग बता। नहीं ग्रांट नहीं यार, उधार है। तो बोरिंग सिंपली तो लोन है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने लोन लिया है, या मैं आपसे कहूं कि आपने फंड्स बोरो किए हैं, तो प्लीज आई होप कि एक ही चीज है। तो बोरिंग मींस उधार है, उधार मींस लोन है, सोच लें। अब अगला वर्ड साथ मिलाएं। बोरिंग में लिखा कॉस्ट। क्या बोरिंग की वजह से कोई कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ती है? कौन सी? तो ये इंटरेस्ट की बात हो रही, लिखने साथ में। बोरिंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट कॉस्ट की बात हो रही। वो कौन सा खर्चा है, वो कौन सी कॉस्ट है जो इस वजह से इंकर होती है कि आपने फंड्स बोरो किए हुए हैं? इंटरेस्ट कॉस्ट। कुछ एक्स्ट्रा भी होती हैं जिनका शायद अभी आपको आइडिया नहीं होगा। तो बोरिंग कॉस्ट सिंपली मींस इंटरेस्ट की बात हो रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की अकाउंटिंग एंट्री बताएंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, और अगर अभी देना तो इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी बन जाए। ऐसे ही होगा ना यार। तो बोरिंग कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट है? बोरिंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट है कि उसे जिस पीरियड में इंकर होता है उस पीरियड में उसे एज एन एक्सपेंस डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस ओके सर? क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस कहीं आएगा प्रॉफिट लॉस में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सर कहीं आएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कहां से होती है? सेल से आगे क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन के बाद जब आप लेस कर लेते हैं सेल में से तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट से इधर आगे जाए, अदर इनकम के बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस का भी वर्ड सुना? फाइनेंशियल चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस समटाइम्स। तो ये बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट या फाइनेंशियल चार्जेस, ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स बोले जा सकते हैं। या शायद शॉर्ट वर्ड्स में आपने फाइनेंस कॉस्ट ना वर्ड सुना हो, तो फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस, बोरिंग कॉस्ट, ये इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज हो जाते हैं। बाकी आपने बस ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई इंटरेस्ट इंकर हो तो उसने एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में जाना है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है। वो फिर क्या है, वो इंशाल्लाह फिर IAS 23 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी एक लंबी बहस है, तो मैं जस्ट वर्ड्स का कुछ आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 7, फिर एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए, ये पहले नहीं आपने पढ़ा होगा, ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। जिसमें एक डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, इस तरह IAS 36 में इम्पेयरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। नंबर 8 में अगर आए तो जिस तरह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कुछ एसेट्स होते हैं, उस तरह कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जरा एक सेकंड, जरा IAS 16 जरा में लग रहा है। IAS 16 का की हेडिंग होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इतना तो सबको आइडिया है ना प्लीज? ये किन एसेट्स को कहते हैं? पता है आपको? है प्लीज जरा थोड़ा सा आइडिया दें जरा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किन नॉन करंट एसेट्स को कहते हैं? वो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट तो वर्ड ओके, जिन्हें आपने यूज के लिए रखा होता है। यूज के लिए रखा होता है या बेचने के लिए रखा होता है?
अगर कोई मशीनरी आपके पास पड़ी है और मशीनें बेचना आपका बिजनेस है, तो फिर ये कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, ये इन्वेंट्री है। लेकिन अगर आपने मशीन रखी हुई है और उसे बिजनेस में यूज करके फायदा ले रहे हैं, तो देन वो फिर IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाएगी। इसी तरह अगर कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो फिर वो IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। लेकिन अगर आपने कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को आपने रेंट पे देने के लिए रखा हुआ है, रेंट कमाने के लिए रखा हुआ है, उसे टेनेंट्स को देकर रेंट आपने कमाना है, तो देन वो बिल्डिंग फिर IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं कहलाती, फिर वो उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है, फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के IAS 40 के मुताबिक मैयर होती है। तो ये जस्ट मैं थोड़ा सा आइडिया इसलिए दे रहा हूँ ताकि सेग्रीगेशन हो जाए। बहरहाल मेन जो सेग्रीगेशन ज़हन में रखनी है वो ये है कि एक चीज इन्वेंट्री कब है और वही चीज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कब हो सकती है। अगर फर्नीचर बेचना आपका बिजनेस है, तो जो फर्नीचर पड़ा है वो आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री है, IAS 2 लगाएंगे आप। लेकिन अगर फर्नीचर आप यूज कर रहे हैं तो फिर IAS 16 में चला जाएगा, और IAS 16 में जब चला जाएगा तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। इस तरह अगर मशीन है बेचने के लिए रखी हुई है तो इन्वेंट्री है, और लेकिन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर IAS 16 है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी है, लैंड या बिल्डिंग है, जिसे आपने रेंट पे देना है या इसलिए रखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग को कि उसकी प्राइसेस बढ़ जाए तो फिर बेच के पैसे कमाऊंगा, तो उस केस में फिर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। बट इज कुछ ना कुछ चीजें मिलती जुलती भी हैं लेकिन कुछ डिफरेंट भी हैं। तो एक टर्म है इन्वेंट्री, एक टर्म है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और उसके अगेंस्ट एक और क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन्वेंट्री क्या है, ऐसी चीज इन्वेंट्री जिन्हें बेचने के लिए रखा हुआ है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या चीज है, जिन्हें यूज के लिए रखा हुआ है और उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है, इंशाल्लाह फिर जब IAS 40 में जाएंगे तो इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। देन बेटा फिर नंबर 9 में कुछ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। इसकी डिस्कशन आपने कुछ ना कुछ, मेरा ख्याल है कि PRC में आपने कुछ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मैं पूछ नहीं रहा, बस जस्ट पूछ रहा हूँ, ये वर्ड सुने कभी आपने? तो वो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे। बाकी जो नंबर 9 है इसमें फिर और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। नंबर 10 में आ जाए IAS 33 है, अर्निंग्स पर शेयर। ये एक फार्मूला है, इसे अगर गौर से देखा जाए, अर्निंग्स पर शेयर लिखा हुआ है। अगर अर्निंग्स को डिवाइड कर लिया जाए नंबर ऑफ शेयर से, लिख लें जरा, पेज के नीचे जगह होगी, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, आपने इससे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूं, आपने जो PRC में बेटा काउंटिंग पड़ी हुई है वो आपने सिर्फ एक सोल प्रोप्राइटर अगर बिजनेस कर रहा हो, एक इंडिविजुअल अगर बिजनेस कर रहा हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने पढ़ा हुआ है। वरना बिजनेस करने के 3 तरीके हैं, एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस कर ले, नंबर 2 पार्टनरशिप बन जाए, या कंपनी बन जाए। लेकिन FA1 में हमारा सारा फोकस कंपनी पे है। तो कंपनी में और सोल प्रोप्राइटर में क्या डिफरेंस होता है वो इंशाल्लाह आप बेफिक्र है, मैं खुद साथ साथ बताऊंगा। लेकिन एक वर्ड असल में शेयर्स यहाँ मैंने यूज किया, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वर्ड सुना हुआ कंपनी? कंपनी, कंपनी के ओनर्स को कहते हैं शेयर होल्डर्स। तो उन शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर इसलिए कहते हैं उनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने, अब यहाँ अर्निंग का मतलब है प्रॉफिट, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख हुआ है और उस कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, उस कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, तो 1 लाख मैंने क्या लिखा, अर्निंग्स प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्निंग्स कह रहे हैं यहाँ, और अगर उसे डिवाइड बाय शेयर्स कर दूं मैं, तो 1 लाख सपोज अर्निंग्स है और 10,000 शेयर्स हैं, तो एक सिंपल सा आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, 10 रुपए आंसर आ जाएगा। 10 रुपए पर शेयर। 10 रुपए पर शेयर का मतलब ये है
कि हर शेयर के अगेंस्ट शेयर होल्डर ने 10 रुपए कमाए हैं। इसका फायदा ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स हैं तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, आप कह सकते हैं मैंने कंपनी में 10,000 कमाया है। किसी के पास अगर 5000 शेयर्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 10 वो कह सकता है मैंने इस कंपनी में 50,000 कमाया है। तो हर शेयर होल्डर अपनी अपनी फिर अर्निंग कैलकुलेट कर सकता है अगर इस तरह से एक अर्निंग्स पर शेयर की कैलकुलेशन हो जाए। लेकिन ये जो अर्निंग्स पर शेयर की कैलकुलेशन है, ये स्टॉक एक्सचेंज वर्ड सुना कभी? वो कंपनीज जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो रहे होते हैं उन कंपनीज को फिर एक लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं। ऐसी कंपनीज जिनके शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो जाके स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, ऐसी कंपनीज लिस्टेड कहलाती हैं। तो ये जो अर्निंग्स पर शेयर की कैलकुलेशन है, ये शेयर होल्डर्स इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इसकी बेस पे फिर शेयर्स को खरीदने की और बेचने का डिसीजन ले रहे होते हैं। इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए पूरा स्टैंडर्ड बना दिया गया है ताकि हर कंपनी का जो अकाउंटेंट है, हर कंपनी के जो अकाउंटेंट्स हैं वो फिर सिमिलर वे से वर्किंग कर सकें और इसकी बेस पे ताकि शेयर होल्डर्स अपने सेल परचेज ऑफ शेयर्स का डिसीजन ले सकें। एक छोटी सी चीज हमेशा आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अकाउंटेंट्स बनाते तो हैं, हम अकाउंटेंट्स बनाते हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं बनाते, ये कंपनी के ओनर्स के लिए बनाते हैं और कंपनी के ओनर्स आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। अब उन्होंने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के क्या करना है, उन्होंने ये देखना है कि हमारी इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है और इस परफॉर्मेंस की बेस पे फिर उन्होंने डिसीजन लेना है कि क्या हम इसी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट रखें या यहाँ से शेयर्स बेच के किसी और कंपनी में जाके इन्वेस्ट करें। तो शेयर होल्डर्स ये डिसीजन तभी ले सकते हैं अगर हम उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे और ये रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स में कि शेयर होल्डर्स को एक अर्निंग्स पर शेयर की इंफॉर्मेशन भी देनी है ताकि वो हमारी कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर को दूसरी कंपनीज की अर्निंग्स पर शेयर से कंपेयर कर सकें और अगर उन्हें महसूस हो कि इस कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर कम है तो अकॉर्डिंगली वो यहाँ से शेयर्स बेच के किसी दूसरी कंपनी में जहां वो जाना चाहते हैं अकॉर्डिंगली शेयर्स परचेज करने का डिसीजन कर सकें। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर 10 है और किसी दूसरी कंपनी की 15 रुपए है तो इससे स्ट्रेट अवे क्या पता चल रहा है, किस कंपनी की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेहतर है, जिसकी अर्निंग्स पर शेयर ज्यादा होंगी या कम होंगी। तो अब इसी तरह अगर आपके पास सारी कंपनीज की अर्निंग्स पर शेयर आपको मिल जाए तो आप उनको फिर देख के डिसीजन ले सकते हैं कि मैं किस कंपनी में जाऊं और फिर वहां जाके कितने शेयर्स परचेज करूं। तो क्योंकि रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसने कैसे कैलकुलेट होना, मैंने तो इसका एक सिंपल फार्मूला आपके सामने लिख दिया है, लेकिन ये शेयर्स में बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं तो उसकी बेस पे पूरा एक स्टैंडर्ड है जिसमें ये अर्निंग्स पर शेयर की कैलकुलेशन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एंड द रेफरेंस ऑफ दैट स्टैंडर्ड इज IAS 33। ठीक है, हमारे मेन टॉपिक्स में से शायद एक मेजर टॉपिक अर्निंग्स पर शेयर का ही है। आई होप कि कुछ रीजनेबली आइडिया हो गया। तो अर्निंग्स पर शेयर सिंपली क्या है, एक फॉर्मूला है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इस कैलकुलेशन से ये पता चल जाता है कि एक शेयर के अगेंस्ट कितने रुपए प्रॉफिट कमाया गया है। देन लास्टली नंबर 11 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समटाइम्स कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। बिजनेस तो शायद हम उसे कहते हैं जिसका मकसद होता है कि प्रॉफिट कमाए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, आ जाएगा समझ में, कोई हॉस्पिटल है लेकिन वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं है, वो लोगों को सर्विसेज देने के लिए है, तो वहां भी लेकिन अकाउंटिंग तो होनी है कि उस हॉस्पिटल के पास फॉर एग्जांपल कितने एसेट्स हैं, उसने किससे चीजें खरीदी हुई हैं, पैसे नहीं दिए हुए, लाइबिलिटीज कितनी हैं, उसमें कितने पैसे आए हैं, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। तो अकाउंटिंग जिस तरह बिजनेसेस में होती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, उसी तरह फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी अकाउंटिंग की जाती है, लेकिन उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज भी बदल जाती हैं और उसमें कुछ अकाउंटिंग रूल्स भी बदल जाते हैं। तो उसके लिए फिर अलग स्टैंडर्ड बने हुए हैं जो फिर इंशाल्लाह स्टैंडर्ड्स हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी। नॉर्मली तो हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में आएगा अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी रखे हुए हैं। तो ये भी एक मेन टॉपिक्स में हमारे हो जाएगा, बड़े टॉपिक्स में, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ आइडिया हो गया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विसेज देना है। ठीक है, जिस तरह मसलन एक एग्जांपल है, जरा सोच के उसका आंसर बताइएगा कि समझ भी आएगा नहीं। जिस तरह आई कैप है,
आई कैप सिर्फ आपकी सर्विसेज के लिए बना है, बाकी अगर आप इधर उधर सोच रहे हैं तो ऐसी बात हरगिज नहीं है। वो अगर आपसे कुछ ले रहा है तो वो सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने के लिए ले रहा है। एग्जाम फीस वो बेचारा क्यों लेता है? ताकि आपको अच्छा इन्वायरमेंट दे सके और आप उस अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के अपने पेपर कर सके। सब्सक्रिप्शन अगर लेता तो बेचारा किस लिए लेता है? ताकि आपके बिहाफ पे वो आपका इंस्टीट्यूट चला सके यार। कैसे परेशान ना हो, दिल तो नहीं मान रहा मुझे पता है लेकिन चले इसको छोड़ के अगर कोई आपसे कहा जाए हॉस्पिटल है या कोई ट्रस्ट है, सोसाइटी है, वो तो समझ जाएंगे ना। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिंपली मींस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो किस लिए नहीं है, किस लिए है। प्रॉफिट कमाना उनका मकसद नहीं है, सर्विसेज देना उनका मकसद है। चलिए ये तो मैंने जस्ट आपको समझ बेटा चाह जरा कि आपको कुछ तरह टॉपिक्स के कम से कम नामों का मैं आइडिया दे दूं। आपके साथ एक और सेट शेयर हुआ होगा, आज जरा थोड़ी सी जरा डिस्कशन आज कर लें, आप मिले तो हम। सिर्फ जो चीज आपने इंश्योर करनी है, FA1 डेफिनेटली चीजें एडवांस तो होनी है, लेकिन जो चीज आपने इंश्योर रखनी है वो ये कि आपकी क्लास में रेगुलरिटी हो। छुट्टियां आइडियली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी मजबूरन हो भी जाए तो कोशिश यही करनी है कि जो पिछले दिन या दिनों में जो आप नहीं आ सके वो एज अर्ली एज पॉसिबल कवर हो जाए। हर टॉपिक लिंक्ड है, जो मसलन आज चीज हम शुरू करेंगे वो कल से, और उसके बाद एंड सो ऑन एक टॉपिक हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक से लिंक्ड है। तो जब तक ये चीजें सारी साथ साथ तरतीब से नहीं होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें रेगुलर आए। नंबर 2, होमवर्क्स को प्लीज इंपॉर्टेंस दें, रोज का रोज काम खत्म करें। टेस्ट हो उनको सीरियस लें ताकि अपनी वैल्यूएशन भी हो सके। अब ये वो वही बातें हैं जो आपने बहुत दफा सुनी तो होंगी, लेकिन इनको जरा कंसिस्टेंटली जहन में रखना मुश्किल हो जाता है। ये फर्स्ट डे से स्टडीज की कमिटमेंट स्टार्ट होती है और जब तक सेशन एंड हो ना जाए तब तक ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप के आप मेरा जरूर साथ देंगे क्योंकि ये मिलजुल के कोशिश की जा सकती है। जी बेटा, वो मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी जरा नोट्स वगैरह शेयर कर दूँ, वो बाकी क्लासेस में हो गया है। जी वो बेटा मैं करवा देता हूँ, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ की तरह स्टार्ट करना है। जी सबके पास, आप जो फिजिकल स्टूडेंट्स बैठे हैं सबके पास सेट है? अगर किसी के पास नहीं है तो काइंडली बता दो जरा। ये आगे कुछ बच्चे रह गए जरा, जिन हजरात के पास सेट नहीं है जरा हाथ उठा लीजिएगा जरा, ये आगे भी है। चलिए इनिशियली जो हमने पढ़ना वो आपके पास इस पेज पे भी लिखा हुआ, तो साथ पेन रख लें हाथ में और कुछ बातें मेरी भी सुनते जाएं, कुछ पढ़ते जाएं। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से आपको तकरीबन IAS 16 का आइडिया, बल्कि पहले शायद हम वो आज कोशिश करते हैं कि जो कुछ आपको IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आइडिया है वो जरा रिवाइज कर लें ताकि उसी की बेस पे फिर हम आगे चलें। जी व्हाट इज द हेडिंग जो आपको नजर आ रही है बेटा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसकी एक एब्रीविएशन बनी हुई है PP और स्टैंडर्ड का रेफरेंस लिखा हुआ है IAS 16। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसे कहते हैं मैं एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ, साथ साथ आप नीचे डेफिनेशन देखते रहते हैं। दीज आर दोज टेंजिबल आइटम्स। सबसे पहले तो यहाँ एक वर्ड आया टेंजिबल। इनटेंजिबल आइटम्स भी होती हैं, मसलन फॉर एग्जांपल सबसे जी बहुत सी बेटा हो सकती है, लेकिन मैं चाहूंगा सबसे अच्छी और आसान एग्जांपल जो जहन में रखी जा सकती है दैट इज सॉफ्टवेयर। आप अपने मोबाइल जरा जहन में लाएं, क्या उन मोबाइल्स में कोई सॉफ्टवेयर होते हैं? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यार वो सॉफ्टवेयर जरा मुझे पकड़ा दें, शेयर हो जाएंगे लेकिन शेयर होते भी नजर नहीं आएंगे। सॉफ्टवेयर हैं सर, मोबाइल में सॉफ्टवेयर हैं, तो ठीक है हमारे ताल्लुका तो अभी बन रहे हैं, लेकिन यार मुझे दे नहीं सकते आप, फिजिकली नहीं दे सकेंगे। आई होप के शेयर हो सकते हैं। तो टेंजिबल आइटम्स वो होती हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, और अगर किसी आइटम की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो फिर इनटेंजिबल आइटम होती है। तो इनटेंजिबल आइटम्स अभी आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कम से कम ज़हन में रख लें। बाकी ठीक है, एक वर्ड आपने गुडविल बोला है, कॉपीराइट्स वगैरह भी हैं, वगैरह वगैरह भी हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर एक अच्छी एग्जांपल है जिस तरह ज़हन में रखा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू टेंजिबल या इनटेंजिबल। इनटेंजिबल। तो अभी ये हम जो पढ़ने लगे हैं
ये टेंजिबल है। इनटेंजिबल्स का एक अलग स्टैंडर्ड है, लेकिन वो अभी आपके FA1 के सिलेबस में नहीं है, वो फिर FA2 में है। तो हम किन आइटम्स की बात करने लगे हैं जो टेंजिबल है। ये है किस मकसद के लिए, अब नीचे पढ़ना। आर हेल्ड फॉर यूज, मेन वर्ड्स क्या है, ये यूज के लिए है। कहाँ, इन बिजनेस, कहाँ हो सकते हैं, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स, या फैक्ट्री में हो सकते हैं, या कोई हेड ऑफिस में हो सकते हैं। फैक्ट्री में होंगी अगर ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं तो प्रोडक्शन, और अगर हेड ऑफिस में यूज हो रही हैं तो फिर एडमिन पर्पसेस। जहां पे भी हैं, मकसद क्या है, दीज आर हेल्ड फॉर यूज। एंड नंबर 2, दूसरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे हैव एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। नंबर 1 हेल्ड फॉर यूज हो, और नंबर 2 1 साल से ज्यादा इन्होंने यूज होना हो। अगर ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो जाएं तो देन ऐसी आइटम्स क्या बन जाएंगी, ऐसी टेंजिबल आइटम्स क्या कहलाएंगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएंगी। इनका फिर हम करते क्या है, नेक्स्ट लाइन देखें जरा। These items are classified as an asset or then capitalized and depreciated over useful life। एक वर्ड अंडरलाइन करें थर्ड लाइन में, कैपिटलाइज्ड। कभी सुना है वर्ड ये? कैपिटलाइज का क्या मतलब होता है? दो वर्ड्स अलग अलग यूज हो जाते हैं, एक है कैपिटलाइज वर्ड और एक होता है एक्सपेंस्ड आउट। अगर मैं कभी आपसे कहूं कि इस 1 लाख को कैपिटलाइज कर लें, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस 1 लाख को एज एन एसेट डेबिट कर लें। और अगर मैं आपसे कहूं 1 लाख रुपीस को एक्सपेंस आउट कर दें, तो फिर मैं क्या कहना चाहता हूं, इस अमाउंट को एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाए। मसलन कंसंट्रेशन जरा, अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है और उस मशीनरी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है सपोज 20,000 रुपया, मशीनरी खरीदी है और उसको इंस्टॉल करने में 20,000 रुपए की कॉस्ट आई है, तो आप उस इंस्टॉलेशन कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे या एक्सपेंस आउट कर देंगे? क्या मतलब आप कैपिटलाइज कर लेंगे? एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लेंगे। एम्प्लॉइज की अगर कोई सैलरी है तो आप उसे कैपिटलाइज करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे? एक्सपेंस आउट करेंगे। तो क्या मतलब वो एक्सपेंस आउट का मतलब क्या हुआ, कि इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाए, और कैपिटलाइज का मतलब इसे एसेट, इन अदर वर्ड इस तरह भी कह सकता हूं मैं, कैपिटलाइज का मतलब एसेट में डेबिट करना, और एक्सपेंस आउट का मतलब एक्सपेंस में डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाए। अच्छा, एसेट में ऐड करने का मतलब इसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाए। एसेट्स कहाँ होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स हों। तो कैपिटलाइज का मतलब इस अमाउंट ने एसेट में ऐड होकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है। एक्सपेंस आउट का मतलब कि इस अमाउंट ने एक्सपेंस बन के प्रॉफिट एंड लॉस में जाना। तो कैपिटलाइज मींस एसेट की बात हो रही है, एक्सपेंस आउट मींस एक्सपेंसेस की प्रॉफिट लॉस में बात हो रही है। तो ऐसी आइटम्स को हम क्या करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम्स हैं, इन्हें एज एन एसेट कैपिटलाइज करते हैं। हाँ, फिर इनकी जो लाइफ होती है उसमें इन्हें डेप्रिशिएट कर लेते हैं, सवाए इसके कि हमारा लैंड वाला कोई एसेट हो। लैंड को भी करते हैं, लेकिन क्या लैंड एसेट है? कैपिटलाइज करते हैं उसे? कैपिटलाइज ही नहीं करते। कैपिटलाइज करते हैं सर, कैपिटलाइज करने का मतलब एसेट तो बनाते हैं ना। लैंड अगर खरीदी, एंट्री बोला, लैंड डेबिट कैश विद क्रेडिट, तो लैंड डेबिट क्या मतलब, एसेट है, कैपिटलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन डेप्रिशिएट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसकी लाइफ इनडिटर्मिनेबल होती है, लाइफ का पता नहीं होता। तो नॉर्मली एसेट्स आर कैपिटलाइज, और देन अगर उनकी लाइफ पता हो तो उसे फिर डेप्रिशिएट भी करते हैं। लैंड क्लियर होगी है? लैंड एसेट ही नहीं है, कैपिटलाइज ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्योंकि उसकी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लाइफ का एस्टिमेट नहीं होता तो इसे फिर हम डेप्रिशिएट नहीं करते। इट मीन बस वो एसेट के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बस लैंड रहेगी। डन है सर? देन नीचे एक लिस्ट बनी हुई आपके पास, एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जरा देखें लिस्ट सही है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल्स हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं। अगर ये सारी चीजें हेल्ड फॉर यूज है और इनकी 1 साल से ज्यादा लाइफ है, तो these items will be classified as property plant and equipment, and then they will be capitalized and depreciated over their useful life। कुछ क्लियर है प्लीज? तो मैं अगर कभी आपके सामने वर्ड्स बोलूं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो बताएं मैं किसकी बात कर रहा हूं?
मैं लैंड एंड बिल्डिंग की बात भी कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, सॉरी मैं प्लांट मशीनरी की बात भी कर रहा हूँ, व्हीकल भी, एक्सेट्रा भी। इन अदर वर्ड्स मैं उन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो हेल्ड फॉर यूज हैं एंड दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो कोलेक्टिवली वर्ड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसमें फिर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो अभी आपने एक लिस्ट देखी है। अब यहाँ मैं जरा 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, जितना भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया ऊपर से इंडिविजुअली भी पढ़ लें, कोई अगर अब मेरी बात में कोई कंफ्यूजन रह गई है तो वहीं यहीं क्लियर कर लें, ऐसे ना हो कि बुक आगे चल जाए। पढ़ लें आराम से, बट बाकी नीचे जो लिखा हुआ तो मैं भी डिस्कस करता हूँ, कोई कंफ्यूजन किसी वर्ड में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी। ये बड़ा कैन भी लैंड भी डेप्रिशिएट तो हो जाती है, लेकिन आपके सिलेबस में भी होगी नहीं। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें लैंड की भी लाइफ, असल में सही कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करते हैं अगर उसकी लाइफ पता चल जाए। जब भी आपने डेप्रिशिएट करना तो लाइफ पता होनी चाहिए। तो लैंड की क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में लाइफ इनडिटर्मिनेबल होती है, इसलिए उसे डेप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई लैंड ऐसी जगह पे हो जहां लैंड स्लाइडिंग्स होती रहती हैं, तो एक्सेप्शन है, मेरा ख्याल आपने कभी पहले वर्ड्स सुने नहीं होंगे जो मैं बोलूंगा, एक्सेप्शंस आपने पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन वैसे लैंड स्लाइडिंग्स, फॉर एग्जांपल किसी पहाड़ी इलाके में आपकी लैंड है, लैंड स्लाइडिंग से क्या होता है, लैंड ही गायब हो जाएगी, पहाड़ी गिर गए तो किधर की लैंड। फिर आजकल एक और कॉन्सेप्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, तो खुदा ना खासा किसी साहिल इलाके में अगर आपकी लैंड है और ग्रेजुअली समंदर की सतह बुलंद हो रही है, तो लैंड अचानक कहाँ चली जाएगी, गायब हो जाएगी। तो देर मे बी सम सिचुएशंस जिनमें लाइफ ऑफ लैंड भी शायद डिटर्मिनेबल हो जाए, तो उस केस में फिर लैंड भी डेप्रिशिएट हो जाती है, लेकिन वो मेरा ख्याल बहुत एडवांस लेवल की बात है। आपने मेरा ख्याल यही पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड बिकॉज इट हैज इनडिटर्मिनेबल लाइफ, इनडेफिनिट लाइफ। तो मेरे ख्याल जो मैंने बातें की अभी आपसे रिलेटेड नहीं, मैंने मेरे सामने एक सवाल आया हुआ, तो मेरा ख्याल दूर चले जाएंगे हम। जी एनी का अदर कंफ्यूजन सर, चलें आगे। देन आगे सर कुछ डेफिनेशन जरा रिवाइज करना है, इन डेफिनेशंस के बेस पे थोड़ी सी वर्किंग भी करवाइएगा आप जरा। नेक्स्ट हेडिंग आ गई है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सभी कहते हैं सिस्टमेटिक एलोकेशन। अब बिल्कुल रिलैक्स आके पढ़ना, मैं इंशाल्लाह सब कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा, आपसे भी कुछ पूछूंगा, आप भी हेल्प कीजिएगा। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ depreciable amount of an asset over its useful life। इसमें दो टर्म्स पहले आई हैं, उनको जरा एक्सप्लेन अगर कर लें तो इंशाल्लाह फिर मैं डेप्रिसिएशन दोबारा आपको कॉन्सेप्टली समझाता हूँ। डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं नेक्स्ट टाइम में रहेगा, अगर किसी एसेट की कॉस्ट में से उसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं तो जो फिगर आएगी दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिशिएबल अमाउंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, देन उससे अगली लाइन में जरा कॉस्ट मींस ओनली परचेज प्राइस जरूरी नहीं है, कॉस्ट मींस परचेज प्राइस प्लस all costs incurred to bring the asset into working condition। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एयर कंडीशनर परचेज किया है, कोई एसी खरीदा जो इंस्टॉल हुआ हुआ, तो एक इसकी परचेज प्राइस होगी सपोज 50,000, लेकिन इस एसी को फिर आपने उस सप्लायर से अपने ऑफिस तक लाना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, कैरिज इनवर्ड्स, सपोज 5,000 रुपया प्लस करेंगे तो 50,000 प्लस 5,000 55 हो गया। फिर इसकी इंस्टॉलेशन आपने करवाई, किसी को बुलाया, इसकी इंस्टॉलेशन करवाई, 3,000 रुपये उसने ले लिया। देन सपोज ये अब इस कंडीशन में आ गया कि अब ये ऑन हो सकता है, तो इसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक की जो अमाउंट्स हैं वो सारी ऐड होके इसकी परचेज प्राइस में फिर कॉस्ट बनेगी। तो अगर 50,000 इसकी परचेज प्राइस है, 5,000 इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, 3,000 इसकी
सॉरी 5000 इसकी कैरेज इनवर्स कॉस्ट है, 3000 इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस एयर कंडीशनर? 58,000 को हम कहेंगे दिस इज कॉस्ट ऑफ दिस एसेट। सिर्फ परचेज प्राइस नहीं, वो सारे खर्चे जो इस एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए हुए हैं उनका प्लस करके हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी। आई होप कि मैंने कोई नई बात नहीं की है, आपने शायद कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सुनी हो, जस्ट टू रिमाइंड या जस्ट कि मुझे आइडिया हो जाए कि सुना भी है कि नहीं। अगर कोई मशीनरी खास तौर पे तो हो सकता है आपने इंपोर्ट की हो, अभी ये सुना है? तो अगर इंपोर्ट किया होगा तो इंपोर्ट ड्यूटीज हो सकती हैं, नॉन रिफंडेबल या रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस अगर है तो वो भी ऐड होते हैं, तो यकीनन एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो सिर्फ परचेज प्राइस इज नॉट द कॉस्ट, वो सारी अमाउंट्स इसलिए इंकर हुई हैं ताकि एसेट वर्किंग कंडीशन में आ जाए। उस स्टेज तक की सारी कॉस्ट को ऐड करके फिर आपके पास टोटल कॉस्ट की फिगर आएगी। और उस टोटल कॉस्ट में से वापस पिछली लाइन में जाए जरा, रेजिडुअल वैल्यू अगर आप माइनस करेंगे तो फिर आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगी। ओके हो गया प्लीज? तो कॉस्ट डजंट ओनली मींस परचेज प्राइस, इसमें सारी डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस भी ऐड होके टोटल कॉस्ट बने। देन उससे आगे जरा डेफिनेशंस कंप्लीट करना। रेजिडुअल वैल्यू जी किसे कहते हैं? अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एसेट। रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट किया जाता है स्टार्ट में, लेकिन ये पैसे स्टार्ट में मिलने होते हैं, एंड में कब? एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो वो अमाउंट जो हमें एसेट के अगेंस्ट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेड है कि मिलेगी, उसे फिर हम रेजिडुअल वैल्यू बोल देंगे। तो फाइनली फॉर्मूले में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिशिएबल अमाउंट बन जाएगी। देन आज फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन जो डेप्रिसिएशन वाली थी, डेप्रिशिएबल अमाउंट को अगर सिस्टमेटिकली एलोकेट कर दें यूजफुल लाइफ पे तो फिर डेप्रिसिएशन आती है। यूजफुल लाइफ बस पढ़ने, बाकी फिर मैं ये सारी डेफिनेशन आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं? पीरियड ओवर विच एसेट इज expected to be used by an entity 5 years 6 years। नॉर्मली यूजफुल लाइफ को भी हम ईयर्स में काउंट कर लेते हैं। अब ये जितनी चीजें आपके सामने आई हैं सुने, आई होप कि अपने वर्ड जरूर होंगे, लेकिन मेरे साथ एक छोटी सी एग्जांपल की बेस पे जरा ये सारी चीजें दोबारा रिवाइज कर लें। लेट्स अज्यूम आपने 1 जनवरी 2020 पे एक मशीनरी परचेज की है और उसकी कॉस्ट है सपोज 5 लाख। अब अगर 5 लाख रुपीस का कॉस्ट का है तो इसमें इसकी परचेज प्राइस भी होगी और जितने अदर एक्सपेंसेस हैं वो सारे मैंने इसमें प्लस कर दिए। तो व्हाट इज द परचेज डेट? सपोज 1 जनवरी 2020 एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी सपोज 5 लाख रुपीस। अब लेट्स अज्यूम इस मशीनरी की यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, तो जरा ईयर्स काउंट करते हैं कब एंड होंगे। 2020 है, 2021 नहीं 25 बटा शायद नहीं होगा, 1 जनवरी 2020 है, तो फर्स्ट ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2020, 21, 22, 23, 24 पे एंड हो जाएगी या 25 पे? तो 2020 भी तो है ना, तो 5 साल अगर इसकी यूजफुल लाइफ है तो आप बताएं क्या डेट आएगी फिर 5 साल बाद? 31 दिसंबर 2024। एनी कंफ्यूजन? देन लेट्स अज्यूम के 5 इयर्स के बाद एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपीस रह जाएगी। रेजिडुअल का मीनिंग होता है रिमेनिंग वैल्यू 5 साल बाद सपोज 1 लाख रुपीस रह जाएगी। आज इस मशीनरी की कॉस्ट क्या है? 5 लाख, और सपोज वी आर एक्सपेक्टिंग कि 5 साल बाद आफ्टर द यूजफुल लाइफ दिस मशीनरी कैन बी सोल्ड फॉर रुपीस 1 लाख। अब देखिए एक्चुअली 5 साल बाद ये मशीनरी कितने पे बिकेगी वो एक अलग बहस है, वो तो अभी हमें पता चल भी नहीं सकता है। तो रेजिडुअल वैल्यू ये कोई एक्चुअल अमाउंट नहीं होती है, ये एक एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड अमाउंट होती है। तो मींस 1 जनवरी 2020 पे खड़े होके हमने नंबर 1 ये एस्टिमेट किया है कि सपोज इसकी लाइफ 5 साल है, और नंबर 2 कि सपोज 5 साल बाद हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये 1 लाख रुपए की मशीन बिक जाएगी। अब इन दोनों फिगर्स को अगर हम गौर से देखें तो आज ये मशीन अगर 5 लाख रुपीस की है और आफ्टर 5 इयर्स अगर ये 1 लाख रुपए की बस रह जाएगी, ये सही है वर्ड्स मेरे? आज हमारा कितने पैसे गए हैं? 1 लाख 5,000
5 लाख, और हमें क्या एक्सपेक्टेड है कि 5 साल बाद कितने आएंगे, ये आएंगे या ये भी जाएंगे, ये आएंगे। तो आज 5 लाख की मशीन है, 5 साल बाद 1 लाख रुपया बस हमें रिकवर होगा। तो हम इन 5 सालों में इस मशीनरी के कितने रुपीस टोटल कंज्यूम कर लेंगे, बात समझ आती है मेरी? तो 5 सालों में इसका मतलब इस मशीन ने 4 लाख रुपए से कम हो जाना है, उसी का नाम वही हो जाना है जो थोड़ी देर बाद आपने बोला। तो ये जब 5 लाख से मशीन 1 लाख रह जाएगी आफ्टर 5 इयर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन फिगर्स की बेस पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मशीन ने इन 5 सालों में 4 लाख रुपए कम हो जाना, मींस 4 लाख रुपए से इसने डेप्रिशिएट हो जाना। ओके प्लीज। लेकिन ये बेटा जो पूरी यूजफुल लाइफ की डेप्रिसिएशन होती है इसे बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये 4 लाख क्या है, ये पूरी लाइफ की डेप्रिसिएशन है। अब इसी 4 लाख को मैं अगर किसी अप्रोप्रिएट मेथड से ईयर वाइज डिवाइड कर दूं, क्या वर्ड बोला मैंने, इसी 4 लाख को अगर मैं ईयर वाइज डिवाइड कर दूं, और डिवाइड करने का कोई एक तरीका नहीं है, डिवाइड करने के फिर आपने बहुत से मेथड्स पढ़े हुए हैं। तो किसी अप्रोप्रिएट मेथड की बेस पे अगर इस 4 लाख को ईयर वाइज डिवाइड कर दूं, तो जो ईयर वाइज अमाउंट आएगी, दैट ईयर वाइज अमाउंट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द मीनिंग डेप्रिशिएबल अमाउंट? मीनिंग डेप्रिशिएबल अमाउंट एक है फॉर्मूला, फॉर्मूला उसका है कॉस्ट माइनस रेजुअल। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मीनिंग है डेप्रिसिएशन ऑफ द यूजफुल लाइफ। ये भी लिख लेते हैं ठहर। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मीनिंग है कि पूरी लाइफ में कितना डेप्रिशिएट होना है, और अगर उस पूरी लाइफ की डेप्रिसिएशन को ईयर वाइज डिवाइड कर दें तो जो ईयर वाइज फिगर आती है फिर दैट इज कॉल्ड एज सिंपली डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का जहां फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ उसके साथ ब्रैकेट में लिखें जरा, डेप्रिशिएबल अमाउंट मींस, बन जाएगी शायद जगह थोड़ी सी, डेप्रिशिएबल अमाउंट मींस डेप्रिसिएशन ऑफ द यूजफुल लाइफ। Depreciation of useful life is depreciable amount, and how to calculate the depreciation of the useful life? Cost minus residual value. ये मूविंग थोड़ा स्लो लग रहा है यार, ये दिखते हुए थोड़ा स्लो है। जी क्योंकि बेटा आप लोगों ने ये चीजें पहले भी सुनी होंगी, तो अगर मेरी किसी बात में क्लैरिटी ना हो सके या आपके ज़हन में कुछ और आ रहा हो तो डेफिनेटली आप जरूर मुझसे पूछें। ये ना हो कि ऐसी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, शायद मैं वही कहना चाहता हूँ जो आपको पता है। तो अगर किसी के जहन में ऑल्टरनेटिवली कोई चीज़ आ रही है, मैं कुछ डिफरेंट बातें कर रहा हूँ, तो जरूर मेरे से डिस्कस करके क्लियर कीजिएगा। एनी कन्फ्यूजन? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट? और ये जो ब्रैकेट में हमने लिख लिया इसका अपने वर्ड्स में मीनिंग ये है कि एसेट ने यूजफुल लाइफ में कितने से कम होता। ये सही कह रहा हूँ? 5 लाख का अगर है और 1 लाख का रह जाएगा तो इट सिंपली मीन्स कि इसने 4 लाख रुपए से कम हो जाना। तो एसेट ने जितने से टोटल कम हो जाना वो डेप्रिशिएबल अमाउंट है। फिर इसने ईयर वाइज कितना कितना कम होना है वो डेप्रिसिएशन है। तो ईयर वाइज कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें मेथड चाहिए होते हैं। तो अगर हम इजीएस्ट मेथड ढूंढने को जहन में आता है, इजीएस्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, आई होप के सबके जहन में होगा। तो उसका आसान सा फार्मूला क्या है, कॉस्ट लें माइनस रेजिडुअल वैल्यू, उससे होता क्या है डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाती है। तो सिंपली 4 लाख डिवाइड बाय 5 अगर कर लो, कैलकुलेटर पकड़ो, 4 लाख क्या लिया मैंने डेप्रिशिएबल अमाउंट, डिवाइडेड बाय अगर 5 करूं यूजफुल लाइफ, तो 80,000 क्या आ गया, 80,000 क्या आ गया पर एनम फिगर आ गई। 80,000 पहले साल में भी होगी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, लेकिन किस मेथड से 80,000 होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन हो सकता है किसी और मेथड से आप वर्किंग करना चाह रहे हो तो किसी और मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन में जो लाइन लिखी हुई थी जी वो बेटा मैं बताता हूँ एक मिनट जरा। डेप्रिसिएशन की जब फर्स्ट लाइन थी जरा उस पर आए जरा वापस, वहां पे लिखा था सिस्टमेटिक एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब तो सिंपली है डिवीजन, डिवाइड कर देना। सिस्टमेटिक का मतलब है बाय यूजिंग एनी फार्मूला। तो सिस्टमेटिक एलोकेशन मींस बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला, जब हम नीचे इंशाल्लाह रिवाइज कर लेते हैं।
तो किसी फार्मूले की बेस पे जो डेप्रिशिएबल अमाउंट यूजफुल लाइफ पे डिवाइड हो जाएगी, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। को डिफरेंस समझ आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिशिएबल अमाउंट? अंडरस्टैंडिंग के एंगल से डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? पूरी लाइफ, पूरी यूजफुल लाइफ की की में जो कमी आनी है। और डेप्रिसिएशन क्या है? जो ईयर वाइज एसेट की कॉस्ट में कमी आनी है, उसकी बात हो रही है डेप्रिसिएशन के एंगल से। ईयर वाइज रिडक्शन इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन एंड द टोटल रिडक्शन इन द यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड एज डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है जी। देन मेरे सामने एक भाई ने बात की है, वो भी आप मेरे ख्याल आप लोगों को भी आइडिया होगा उसका। रेजिडुअल वैल्यू जो वर्ड हमने यहाँ लिखा है, इसके और भी डिफरेंट नेम है। इसे स्क्रैप वैल्यू भी शायद कह देते हैं, और साल्वेज वैल्यू भी शायद है, मेरे सामने लिखा हुआ है। स्क्रैप वैल्यू शायद सुना आपने, और कोई इसके अलावा? जी साल्वेज वैल्यू तो मैं लिख देता हूँ, इन दोनों के अलावा तो नहीं कुछ और। कॉमनली वर्ड यूज आई होप के रेजिडुअल वैल्यू है, लेकिन इसे अल्टरनेटिवली स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू, ये सुना वैसे वर्ड, ये साल्वेज वैल्यू नहीं लिखने चले अल्टरनेटिवली और करके। या सॉरी, अभी आपने ये बनाई नहीं होगी, ये भी बना ले पेज के इर्द गिर्द जगह ढूंढने की, या नीचे जगह, पेज के नीचे चले जाए, छोटी सी बना लें एग्जाम्पल। वैसे तो शायद कहीं लिखा भी नजर आ रहा है। जी सर, एनआरवी और रेजिडुअल वैल्यू में क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं, एक मिनट है, ये आप लिख लें, मैं बताता हूँ। जी बेटा, क्या शायद सब कहीं अपने नोट अपने पास रजिस्टर में नोट करना, अगर इस वक्त कोई नोट्स नहीं है। जी अगर लिख लेंगे तो बताइएगा प्लीज। जी लास्ट लाइंस पर नोट कर ली। जी शान साहब, अगर आपको चाहिए हो तो फिर ले लीजिएगा, फिजिकली भी ले लीजिएगा। जी मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, जरा आप लोगों से भी आपके सामने भी रखता हूँ, कोई अगर आप में से कोई हेल्प कर सके। मुझसे पूछा ये गया रेजिडुअल वैल्यू में और एनआरवी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जरा एनआरवी का वर्ड तो क्लियर है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इससे पहले कि हम डिफरेंस पे हैं, पहले जरा ये रिवाइज कर लें कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या चीज है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का भी एक फॉर्मूला है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल। फर्स्ट टाइम तो नहीं ना सुना? मैंने सही सुना है? नहीं हो सकता आपके सामने ज़हन में डेफिनेशन ना हो, लेकिन मैंने जो बोला है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, चले शॉर्ट वर्ड्स में कर लेते हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल। वो ठीक है वर्ड्स? असल में बेटा एनआरबी का जो कॉन्सेप्ट है ना, एनआरबी की कैलकुलेशन होती है कि इन्वेंट्री हो, अब मेरे वर्ड्स जरा गौर से सुनिएगा, इन्वेंट्रीज को वैल्यू करने का प्रिंसिपल है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्रीज में चला गया हूँ, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। जब भी कोई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट आती है, ईयर एंड आता है, तो जो इन्वेंट्री की आइटम्स होती हैं
उनका देखा जाता है कि इनकी कॉस्ट क्या है, और फिर साथ ये भी चेक किया जाता है कि अगर इस इन्वेंट्री को बेच दिया जाए, बेच दिया है या बेच दिया जाए, इन्वेंट्री भी बिकी नहीं है, लेकिन एक कैलकुलेशन ये की जाती है कि अगर इस इन्वेंट्री को बेच दें तो बेचने से नेट कितना मिलेगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर एनआरवी की कैलकुलेशन होती है। अगर इसे बेच दें तो कितने की बिकेगी, ये चीजें कितने की बिकेंगी, और बेचने पे कौन कौन से खर्चे होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए कॉस्ट से खरीदने की और 80,000 रुपए सपोज नेट बिकेगी, तो इसका मतलब फिर ये होता है कि आपको बेचने से लॉस एक्सपेक्टेड है। और फिर शायद आपने IS2 में पढ़ा होगा कि अगर लॉस एक्सपेक्टेड हो तो फिर उसे 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 इमीडिएटली रिकॉर्ड किया जाता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वगैरह इस तरह के वर्ड सुने होंगे आपने। तो एनआरवी ये है कि अगर इन्वेंट्री को आज बेच दिया जाए तो कितने पैसे मिलेंगे। रेजिडुअल वैल्यू ये है कि अगर किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को यूजफुल लाइफ के एंड पे बेचा जाए तो कितने पैसे मिलेंगे। तो नंबर 1 तो वो एनआरवी का कॉन्सेप्ट जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, और ये रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड है। लेकिन अगर इसमें डिफरेंशिएट करना हो तो डिफरेंशिएट शायद इस तरह से हो सकता है कि वो है कि इन्वेंट्री को इसी कंडीशन में अगर नेक्स्ट ईयर बेचा जाए तो कितने पैसे मिलेंगे, और ये है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम को यूजफुल लाइफ के एंड में अगर बेचा जाए तो कितने पैसे मिलेंगे। ज्यादा बेहतर मेरा ख्याल इस वक्त जो आपके जहन में रहना चाहिए वो ये है कि रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है जब हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर रहे हैं, और एनआरवी का कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट है जब हम इन्वेंट्रीज को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर मेजर कर रहे हैं। तो ये सेम वर्ड्स इसलिए यूज नहीं होंगे क्योंकि इनकी एप्लीकेशन डिफरेंट तरीकों से होगी। ठीक है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री से रिलेटेड है ताकि पता चले कि इन्वेंट्री को बेचे कोई लॉस एक्सपेक्टेड तो नहीं है, और रेजिडुअल वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है ताकि पता चले कि कितने पैसे एंड में बचने का चांस है, और देयर पर ये हमें पता चले कि कितने पैसे ड्यूरिंग द लाइफ एसेट के हम कंज्यूम कर लेंगे ताकि फिर उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर वाइज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जा सके। आई होप कि समझ आ गई जी। कोई और कंफ्यूजन जी? चले अब इस तरह के लिए जो मैंने 3-4 डेफिनेशंस पढ़ी थी डेप्रिसिएशन से लेकर यूजफुल लाइफ तक, ये इस छोटी सी डिस्कशन को भी जहन में रखकर जरा खुद से पढ़ लें। डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएबल अमाउंट, कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ। कोई फाइनली कंफ्यूजन अगर है तो बताएं। पढ़ा करें, छोटी छोटी चीजें सही तरह रिवाइज करके जहन में रख के आगे चलना चाहिए ताकि जब नई चीजें ऐड हों तो पिछली चीजें साथ लिंक हो सके। एनी कंफ्यूजन प्लीज पढ़ लें। चले फिर आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? सर जी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर। चले नेक्स्ट हेडिंग पढ़ें जी। क्या यूजफुल लाइफ के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है? लिखा क्या हुआ जी प्लीज? मेथड्स ऑफ। लेकिन बेटा इसी हेडिंग को मैं जरा एक और तरीके से बोलने लगा हूँ, आपसे हेल्प चाहिए मुझे कि क्या मैंने इस हेडिंग को जो दूसरे तरीके से आपके सामने बोला है वो सही बोला या नहीं। बहुत से सुने मेरे वर्ड्स। अगर मैं कहूँ कि ये लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, तो हम क्या पढ़ने लगे? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब हम ये पढ़ने लगे कि जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसे यूजफुल लाइफ पे एलोकेट करने के कौन कौन से तरीके, किसको किस पे एलोकेट करने के क्या पढ़ने लगे? डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे एलोकेट करने के मेथड्स पढ़ने लगे। तो 5 मेथड्स यहाँ लिखे होंगे। नंबर 1, नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग शायद हुई नहीं हुई। सबसे पहले कौन सा लिखा नजर आ रहा है? जस्ट नाम पहले ढूंढ। नंबर 2 रिड्यूसिंग बैलेंस, थोड़ा नीचे जाए में सम ऑफ डिजिट्स मेथड, नंबरिंग कर रहे हैं। और नेक्स्ट पेज पे फिर 2 लिखे नजर आएंगे, मशीन आवर मेथड एंड प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। सुने हुए नाम पहले? 4 ही सुने हुए, 5 सुने हुए? चले 4 से 5 बना लेते हैं सर। पहले पे आए, जस्ट रिवीजन काइंडली जरा। सबसे पहले मेथड का नाम लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर आपने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला देख के बोलना जरा,
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। लेकिन बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी है कि आप एक डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट कर लें और देन उसकी बेस पे डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लें। स्ट्रेट लाइन मेथड में पर एनम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक वे है कि जो फॉर्मूला अभी आपने बोला वो अप्लाई कर लें। ऑल्टरनेटिवली स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट कैलकुलेट करके भी डेप्रिसिएशन की वर्किंग हो जाती है। मैं रिड्यूसिंग की बात नहीं कर रहा प्लीज, मैं किस मेथड में क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी रेट की बेस पे वर्किंग की जा सकती है। फिर हम एग्जाम क्वेश्चंस में देखा करेंगे कि हमें रेट की बेस पे वर्किंग करवा रहा है एग्जामिनर या कोई फॉर्मूले की बेस पे हम वर्किंग कर सकते हैं। तो आए जरा एक और पढ़े, जरा और लिखा होगा इसी में। एक तरीका और क्या है कि पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लिया जाए, फॉर्मूला देख के बताएं क्या लिखा हुआ, 1 डिवाइड बाय यूजुअल लाइफ और मल्टीप्लाइड बाय 100 ताकि परसेंटेज आ जाए। दोनों केसेस में इंशाल्लाह आंसर सेम आएगा। एक छोटी सी जरा काइंडली वर्किंग लिखें, बल्कि मेरे ख्याल इसमें जगह कम होगी, जरा रजिस्टर खोलना, रजिस्टर खोलिएगा। खोलें यार रजिस्टर, क्या हो गया सर, एक नए जज्बे से आपने माशाल्लाह नए रजिस्टर लिए होंगे यार, नई क्लासेस ऐसे ही होता था यार, वो जज्बात कहाँ गए। एक छोटी सी एग्जांपल का भी डाटा लिखना जरा। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1 लाख, residual value suppose as 20,000 and useful life as suppose 4 years. ये लिखनी पहले 3 लाइनें। अब अगर फॉर एग्जांपल इस डाटा से मैंने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है, तो एक तो पहले वही काम करवाते हैं जो पहला फॉर्मूला था, 1 लाख कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 4, आंसर 20,000 क्या पर एनम डेप्रिसिएशन पर एनम, ऐसे ही ना यार। पहले साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी 20,000, दूसरे साल की भी, तीसरे साल की भी, एंड सो ऑन। एनी कंफ्यूजन? अब जरा अपने ये जो पेज आपके पास था ये सामने रखें जरा। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक ऑल्टरनेट वे क्या है, रेट का फॉर्मूला बोलें देखें, 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें जरा, 25%। ऑल्टरनेटिव ये है कि एक डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करना है। मैं अभी रिड्यूसिंग में प्लीज नहीं जा रहा, रिड्यूसिंग की बात अभी करता हूँ आपसे। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या फॉर्मूला लिखा है, 1 डिवाइड बाय यूजुअल लाइफ, तो 0.25 आ रहा था इंटू 100 करके 25% एक डेप्रिसिएशन का रेट आ गया। अगर आप डेप्रिसिएशन के रेट की बेस पे वर्किंग करना चाह रहे हैं तो आप पर एनम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोर्ड पे एक सेकंड देखें, लिख लीजिएगा बाद में, जस्ट एक मिनट। अब ये रेट किससे मल्टीप्लाई होगा, नहीं कॉस्ट से बड़ा नहीं, हर साल अगर फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इन अदर वर्ड्स डेप्रिशिएबल अमाउंट से आपने रेट मल्टीप्लाई करना है।
सॉल्व करें जरा, किससे रेट मल्टीप्लाई होना है? डेप्रिशिएबल अमाउंट से। सिमिलरली अगर आपने सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तब भी डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट। हर साल डेप्रिशिएबल अमाउंट से स्ट्रेट लाइन मेथड का रेट अप्लाई होता जाएगा एंड सो ऑन। अगले जो 2 साल हैं उसमें भी डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट। आपके जहन में प्लीज मिक्सअप नहीं होना चाहिए, आपके जहन में होपफुली रिड्यूसिंग भी आ रहा है। रिड्यूसिंग में डिफरेंट प्रोसीजर है, फर्स्ट ईयर कुछ और है, सेकंड ईयर से ऑनवर्ड कुछ और है, तो भी आ जाते हैं। मैंने प्लीज क्या बताया आपको, बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली शायद आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कुछ ज्यादा यूज हो जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में अल्टरनेटिवली रेट अगर कैलकुलेट हुआ है तो हर साल किससे मल्टीप्लाई होगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट से। और डेप्रिशिएबल अमाउंट मींस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। जी रिजवान साहब अभी सोच लेते हैं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन जरा परेशान कुन ये आपका क्वेश्चन है, जरा एक सेकंड आते हैं, ये जरा नोट करना, फिर मैं आपका क्वेश्चन इन बच्चों के सामने रखता हूँ। जी मैंने फर्स्ट 2 इयर्स की तरफ वर्किंग लिखी है, 4 इयर्स अगर मैंने यूजफुल लाइफ रखी है तो थर्ड ईयर में भी सेम एंड फोर्थ ईयर में भी सेम। जितने भी साल होंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिशिएबल अमाउंट से रेट मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है जी प्लीज। अच्छा मेरे सामने एक क्वेश्चन है, क्लियर है सारे? एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? एक क्वेश्चन पूछना आपसे जरा, क्या यूजफुल लाइफ के एंड में एसेट जीरो हो जाएगा? यहाँ जरा चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हर साल डेप्रिसिएशन कितनी है? तो 4 साल है, 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000। एसेट कितने का? तो एसेट जीरो हो जाएगा। यूजफुल लाइफ के बाद एसेट अपनी रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। अगर रेजिडुअल वैल्यू जीरो तो फिर पूरा लाख डेप्रिशिएट होता, और पूरा लाख डेप्रिशिएट होने के बाद एसेट जीरो हो जाना था। लेकिन अगर एसेट की रेजिडुअल वैल्यू 20,000 एक्सपेक्टेड है तो फिर अब पूरा डेप्रिशिएट नहीं होगा। पूरा डेप्रिशिएट का मतलब उतना ही डेप्रिशिएट होगा जितना होना चाहिए। तो शायद सही सेंटेंस है कि आफ्टर यूजफुल लाइफ एसेट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू। बल्कि एसेट्स वैल्यू जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ये भी शायद आपको पता होगा, एक रिटन डाउन वैल्यू वर्ड होता है WDV। WDV सर जी, WDV सुनते 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 यहाँ तक पहुंचा है। क्या होती है WDV? जिससे शायद आपने बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट पढ़ा हो, और कॉस्ट में से अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस कर दें तो WDV आ जाती है। WDV का मतलब होता है एसेट रिमेनिंग कितना रह गया। मसलन सेम कैलकुलेशन अगर फर्स्ट ईयर के बाद एसेट की WDV बताएं कितनी रह जाएगी? कॉस्ट 1 लाख माइनस 20 इज इक्वल टू 80,000 WDV होगा। नहीं समझ आ रहा? सेकेंड ईयर की वर्किंग करवाएं, कॉस्ट 1 लाख माइनस 40 क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, फिर एसेट 60 रह जाएगा, 40 रह जाएगा, 20 रह जाएगा, जीरो क्यों नहीं हो जाएगा? तो एसेट की WDV एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, WDV ऑफ द एसेट विल बी इक्वल टू रेजिडुअल। ये लिखना है एक सेंटेंस। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एसेट जरूरी नहीं कि जीरो हो, लेकिन किसके बराबर हो जाएगा? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ WDV विल बी इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू। ये WDV के वर्ड से कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? डेफिनेटली WDV के और भी नाम है, कौन सा सुना होगा वैसे कॉमनली आपने? नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट वैसे मेरे ख्याल आपने फाइनली सुनते 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 फाइनल किया होगा। सबसे अच्छा वर्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड WDV। ओके फिलहाल WDV विल बी इक्वल टू यूजफुल लाइफ हर साल के एंड पे या यूजफुल लाइफ के एंड पे? यूजफुल लाइफ के एंड पे WDV अगर जीरो हो जाए, हो सकती है, अगर रेजिडुअल वैल्यू जीरो होगी तो फिर WDV भी जीरो होगी। लेकिन अगर आपने 20,000 सपोज रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड लिखी हुई थी, वो सोची हुई थी, तो फिर आप उसी की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे। तो जरूरी नहीं कि एसेट जीरो, एसेट उतना रह जाएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रह जाना चाहिए।
रेजिडुअल वैल्यू होती क्या वैसे? वो पैसे जो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ मिलना एक्सपेक्टेड हो, तो उन पैसों को फिर हम डेप्रिशिएट कर भी नहीं ना रहे, हम तो उन पैसों को डेप्रिशिएट कर रहे हैं जितने पैसे कम होने हैं। तो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ डब्ल्यूडीवी विल बी इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू। जी कुछ कह रहे थे सॉरी? बेटा रेजिडुअल वैल्यू की कोई एंट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। एंट्री होती है जिस अमाउंट से एसेट बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, एसेट जितने पे बच जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होती है, उसकी एंट्री नहीं होती है। ये एक छोटी सी चीज गौर से सुनेगी सारे। सपोज मशीनरी आपने परचेज की है तो एंट्री बताएं। मशीनरी बढ़ी, डेबिट कैश सपोज क्रेडिट। अब मशीनरी का लेजर जहन में लाए, आ जाएगा जहन में? ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है लेजर में? जहन में टी बनी हुई है, टी के ऊपर मशीनरी लिखा हुआ है। 1 लाख की सपोज मशीनरी है, डेबिट साइड पे आपको नजर आ रहा है अपने अपने डेबिट साइड पे, और कैश रेफरेंस है जो भी इसकी डेट है। लेट्स अज्यूम 1 साल गुजर गया है, इसकी 20,000 डेप्रिसिएशन है। 20,000 इसकी डेप्रिसिएशन का मतलब 20,000 से मशीन कम हो गई है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट नॉर्मली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, बाकी वो दूसरी चीज में बाद में आ जाता हूँ। तो अब ये जो डेप्रिसिएशन डेबिट हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट है, फिर इसके लेजर्स बनेंगे। अब 1 साल गुजर गए, 1 साल गुजरने के बाद इस मशीन की डब्ल्यूडीवी कितनी है? 1 लाख माइनस 20,000, 80,000। लेकिन ये 80,000 की अब बेटा कोई एंट्री नहीं होनी। ये 80,000 हमारे अब लेजर्स में नजर कैसे आ रहा होगा? मशीनरी के लेजर में अगर आपने डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में लिखी है तो मशीनरी के लेजर में 1 लाख आ रहा होगा, विजुलाइज कर रहे हैं? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में 20,000 क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? तो मशीनरी लाख से बढ़ी, 20,000 से कम हो गई। अब आप कैलकुलेटर पे उसकी डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करें। डब्ल्यूडीवी की अब एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वो एक लेजर में सीडी के तौर पे नजर आ जाएगी। 1 लाख माइनस 20,000, आपका कैलकुलेटर फिर बताएगा कि भी मशीन 80,000 की रह गई है। ये जो डेबिट क्रेडिट है ये इंक्रीज डिक्रीज की रीवर्ड्स है, ये बैलेंसेस फिर कैलकुलेट होते हैं। तो एसेट कितना रह गया है उसकी कोई एंट्री नहीं है, एसेट कितना रह गया वो ऑटोमेटिकली फिर आपको अपने लेजर से कैलकुलेट करके मिल जाएगा। मुझे अगर 1 मिनट मौका दें मैं बात थोड़ी सी और कंप्लीट कर लूं, फिर अगर आपका क्वेश्चन कुछ और था तो मैं होप डिस्कस कर लेता हूँ। कोई क्रेडिट सेल की एंट्री बताएगा? और सर जी गेम एंट्रीज की है सर, क्या हो गया है सर? वही यार बचपन में यार, कमाल हो गई यार। ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट। फॉर एग्जांपल 5 लाख की क्रेडिट सेल हुई है तो 5 लाख से आपका रिसीवेबल बढ़ गया, ये आपने लेजर में पोस्टिंग कर लेनी है, ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स, जिसका भी आपने वर्ड सुना हो। अगर 20,000 रुपए की सेल रिटर्न्स हो गई हैं तो सेल रिटर्न्स डेबिट एंड ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स क्रेडिट। अब डेटर का अगर आप लेजर अपने जहन में लाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स का, तो 5 लाख से ये डेटर्स का लेजर डेबिट हुआ, 20,000 रुपए से डेटर्स का लेजर क्रेडिट हुआ। अब बात यहाँ तक खत्म हो गई, अब एंट्रीज खत्म हो गई, अब हम बस लेजर बैलेंस करेंगे और लेजर बैलेंस करके हमें पता चल जाएगा कि ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस 4,80,000 है। अब इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ये फिर एक लेजर में बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आएगी। तो इंक्रीज डिक्रीज की हम डेबिट क्रेडिट करके एंट्रीज कर लेते हैं और बाद में फिर उसके रिजल्ट में बैलेंसेस कितने रह गए हैं उन्हीं को कैलकुलेट करने के लिए शायद हम फिर लेजर्स बनाते हैं। तो डब्ल्यूडीवी की कोई एंट्री नहीं, रेजिडुअल वैल्यू की एंट्रीज नहीं, डेप्रिस एसेट की एंट्री होगी, एसेट कितने से बढ़ा इसकी एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट कितना कम हुआ इसकी एंट्री हो जाएगी, और बाद में फिर हम अपने फिगर्स को टोटल करके बैलेंसिंग फिगर्स फाइंड आउट कर लेंगे, उससे हमें डब्ल्यूडीवीज भी पता चल जाएंगे। और रेजिडुअल वैल्यू तो सिंपली एक एस्टीमेट है, आप कहीं वहां तो नहीं चलेगा कि सपोज यूजफुल लाइफ के एंड पे इसे कभी बेच दें तो वो इंशाल्लाह कल से ऑनवर्ड जाएंगे, तो फिर उसका क्या होगा? वो शायद आपने पहले पीआरसी में पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। लेकिन रेजिडुअल वैल्यू एक्चुअल अमाउंट नहीं है जिसपे बेचा है, रेजिडुअल वैल्यू वो एक्सपेक्टेड अमाउंट है जिसपे उम्मीद है कि हम बेचेंगे। बाद में ये हो सकता है कि आपको जो एक्सपेक्टेड हो एसेट उससे कम या ज्यादा पे बिक जाए, वो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ। तो मैं आज चाह रहा हूँ आज सिर्फ वही बातें कुछ रिपीट हो जाएं जो पहले आपने सुनी हुई। बाकी ये बहरहाल मैंने जो आपको बताया कि इंक्रीज डिक्रीज की डबल एंट्रीज हो जाएंगी
और बैलेंसिंग फिगर्स की फिर एंट्रीज नहीं होंगी, वो फिर हम लेजेस में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, कोई और कंफ्यूजन मेरे बातों में? ठीक है सर, चलें एक तो कम से कम और पढ़ लें, मेरे ख्याल फिर बाकी कल सही। पहला मेथड कौन सा हो गया जी? दूसरे का नाम बता दें सर। हाँ जी, रिड्यूसिंग बैलेंस पहले थोड़ा सा इधर से पढ़ने जो लिखा हुआ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के भी अब शायद और भी नाम कुछ आपने सुने हो, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसके अलावा भी है बुक वैल्यू WDV मेथड, शायद बुक वैल्यू मेथड, लेकिन आई होप कि इसमें शायद मेन कॉमनली रिड्यूसिंग बैलेंस ही है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इसमें जरा 2 मिनट जरा पहले मुझे दीजिएगा, मैं अपनी बात जरा पूरी कर दूं, फिर अगर आपके जहन में कोई पॉइंट रह जाए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इन दिस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा रेट चाहिए। अगर एग्जामिनर ने दिया हुआ है तो ओके है, एज इट इज यूज कर लेंगे, लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और एग्जामिनर ने रेट नहीं बताया तो फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट का फॉर्मूला यूज करके रेट निकाल लेंगे। मैंने कहा प्लीज लेट मी रिपीट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा रेट चाहिए। अगर गिवन होगा तो उसे काट के अपना नहीं कैलकुलेट करेंगे, अगर गिवन होगा तो ठीक है, एज इट इज सपोज 15%, 20%, 25, जो भी एग्जामिनर ने कहा वो एज इट इज यूज कर लेंगे। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और रेट ना मिले तो फिर रेट कैलकुलेट करेंगे। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जरा पढ़ के सुनाए क्या लिखा हुआ है। 1 माइनस एन है, एन है यूजफुल लाइफ के लिए, फिर एक स्क्वायर रूट है, एस लिखा हुआ है यहाँ, तो ये वही है स्क्रैप वैल्यू जो आप वर्ड अभी कह रहे थे, तो स्क्रैप वैल्यू कर लें या रेजिडुअल वैल्यू कर लें, और डिवाइडेड बाय सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट है, और देन आंसर परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें। मेरा ख्याल है थोड़ा सा फार्मूला जरा अपने हाथ से भी लिख के जरा एक्सप्लेन कर लें। एस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, और जो डिवाइड बाय सी लिखा हुआ ये कॉस्ट के लिए है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा रेट चाहिए, गिवन होगा तो एज इट इज यूज कर लेना है, गिवन नहीं होगा तो 1 माइनस बोले फॉर्मूला एन स्क्वायर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, और देन मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आंसर परसेंटेज में निकाल लेंगे। मैंने अभी रजिस्टर में आपको एक छोटा सा डाटा लिखवाया था, पहली 3 लाइनें स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर, उसी की बेस पे जरा मुझे एक रेट कैलकुलेट करवा देंगे जरा, जस्ट टू रिवाइज, जस्ट टू रिमाइंड कि कैसे वर्किंग्स होती थी। बताएं 1 माइनस एन क्या रखूं, 4, अंडर रूट में रेजिडुअल वैल्यू क्या लिखूं, 20,000, कॉस्ट क्या लिखूं, 1 लाख। सब लोगों ने प्लीज वर्किंग करनी है, कैलकुलेटर उठाएं, और अगर किसी का आंसर ना आ सके तो मुझे जरूर बताएं ताकि मैं एक दफा रिवाइज कर दूं। तो सब लोग कैलकुलेटर उठाएं, मुझे सबने बताना है कि सबको ये वर्किंग आती है या नहीं आती है। सब लोग अपनी अपनी वर्किंग कर लें, कुछ ना कुछ जेहन में आ जाएगा। किए कभी वैसे पहले मुकरना चाहिए यार प्लीज, वो किए भजन की नहीं, करके दिखाएं क्या आंसर आता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने भी जरा आंसर बताना है ताकि मुझे आइडिया हो कि सबको इसका इस वर्किंग का तरीका याद है या भूल गए। जी आंसर जरा मुझे बता दें ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि आप 33 पॉइंट, ये बटा इंटू 100 भी होगा तो 33.125, फिर राउंड ऑफ कर लेते हैं, मैं वैसे बोल रहा हूँ जो आ रहा है, राउंड ऑफ तो इंशाल्लाह मुझे करवाई देंगे आप। अप्रोक्सीमेटली 33.125 आ गया सर। कितने लोगों का आंसर नहीं आया जरा बता दें, लेकिन जो सॉल्व कर रहे हैं, मेरी तरह जो पारे बैठे हैं उनसे नहीं पूछ रहा, काइंडली प्लीज कैलकुलेटर पकड़ें, सब लोग सॉल्व करें। जिन लोगों से आंसर सॉल्व नहीं हो रहा प्लीज बताएं, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी। 33.125 समथिंग आएगा। तकरीबन सबके पास इस तरह का कैलकुलेटर होगा।
है या नहीं है? ये तो मोबाइल लग रहा है। जी प्लीज, मैं इसलिए कॉन्शियसली पूछ रहा हूँ, बट अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो बता दें ताकि ये बात यहीं क्लियर हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा? बता दें, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं आपसे पूछ के रिवाइज करना मैंने। 33.125% अप्रोक्सीमेटली कितने लोगों का नहीं आया? और अब जिन हजरात का नहीं आ रहा कोई इशू नहीं है, मेरे साथ करें ना फिर। जिन हजरात का नहीं आ रहा कैलकुलेटर 0 से स्टार्ट करें। जी बेटा, जिनका नहीं आ रहा आप काइंडली मेरे साथ करें। 1 ढूंढे, बिस्मिल्लाह पढ़ के प्रेस करें। माइनस का साइन ढूंढना है, देन उसके बाद बेटा ये शिफ्ट पे आना है। शिफ्ट के बटन जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो आइकन है, ऊपर ऊपर एक आइकन है, मेरा ख्याल है इस तरह करके, ये एक्स डॉट कह लें या कुछ इस तरह से वाइट सा बटन है, अब उसको प्रेस करें, एक स्क्वायर रूट खुल जाएगा। बल्कि सॉरी, एक स्टेप में भूल गया, दोबारा बिस्मिल्लाह। 0 1, सॉरी वो मैंने 4 लिखना भूल गया। 1 माइनस एज इट इज जो लिखा है इसको करें, 1 माइनस उसके बाद 4, अब शिफ्ट का बटन प्रेस करें। ये आइकन समझ आ गया कौन सा कह रहा हूँ? तो इससे स्क्वायर रूट खुल गया सबका, जिनसे नहीं हो पा रहा था। अब इसमें 20,000 लिखें स्क्वायर रूट में, $20,000 बाय 1 लाख, पहले इज इक्वल टू कर लें, ये 0.33125 शायद आ जाएगा। आ गया जिनसे नहीं हो रहा था, और इंटू 100 करें, 33 पॉइंट, जिनसे नहीं हो रहा था हो गया। एक दफा जरा 0 करके इंडिविजुअली करें जरा, ये गलती से तो नहीं हो गया? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थोड़ा भाई रिजवान आपका हो गया। 1 माइनस 4 शिफ्ट और देन एक्स बॉक्स शायद 20,000 डिवाइड बाय 100,000 इज इक्वल टू देन मल्टीप्लाइड बाय 100। जिनसे नहीं हो पा रहा था, अब कोई रहता नहीं क्या प्लीज? ये बेटा आगे जाके वर्किंग्स आ जानी है, प्लीज काइंडली अगर नहीं हो रहा तो मुझे बता दीजिएगा। सब ओके है सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं जी, फाइनल आंसर क्या है? 33 पॉइंट, अच्छा ये 33.125 वगैरह आ रहा है, थोड़ी सी जरा मेरी और भी हेल्प करें। ये पॉइंट्स वगैरह में अगर आंसर आए तो इसे कैसे लिखते हैं आप? पूरा ही लिखेंगे या कुछ राउंड ऑफ करेंगे? बताएं कैसे राउंड ऑफ करो? नहीं 33 पॉइंट, मेरी सजेशन ये रहेगी कि पॉइंट्स में 2 डिजिट्स में जाके राउंड ऑफ कर लें। कभी भी अगर रेट आ रहा हो पॉइंट्स में जा रहा हो तो पॉइंट्स में चले जाएं, लेकिन पॉइंट्स में 2 डिजिट से आगे जाके टाइम वेस्ट ना करें। तो मेरा ख्याल अगर हम सही राउंड ऑफ करें तो 33.13 शायद हो जाए। डिफरेंट तरीकों से तो नहीं करते रहे काइंडली। अब 3 मैंने इसलिए किया क्योंकि शायद 2 के बाद 5 और आगे डिजिट ज्यादा आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल 1 2 4 होता, सब मेरे साथ हैं, अगर 5 या उससे ज्यादा हो तो हायर साइड पे शायद राउंड ऑफ कर रहा हूँ 2 की बजाय थी, और अगर 5 से कम होता 4 3 2 1 वगैरह, तो फिर मैं शायद लोअर साइड पे राउंड ऑफ करता। फाइनल बता दें क्या लिखूं? 33.13% पे कोई कंफ्यूजन काइंडली? तो ये राउंडिंग ऑफ भी प्लीज कोई इशू ना काइंडली बताइएगा, बनाइएगा इसे वैसे ही राउंड ऑफ करें जैसे आप पहले भी करते रहे हैं। हम सारा आंसर नहीं लिख सकते, टाइम वेस्टिंग है, तो राउंड ऑफ करने में कोई कंफ्यूजन प्लीज? एप्लीकेशन समझ आ गई सबकी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा क्या चाहिए बोल दें? रेट चाहिए, गिवन हो तो एज इट इज यूज करें, ना हो तो फार्मूला बोल दें मेरी तरफ देख के किस फार्मूले से वर्किंग करें। 1 माइनस एन स्क्वायर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100। मेरी तरफ देख के बोला जाता है यार, बोल के तो देखें। रिपीट कर दें क्या फार्मूला है? देन जरा इसी रेट की बेस पे छोटी सी और वर्किंग भी करनी है। सबने कर लिए, लिख लिया? अब इस रेट की बेस पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल की कैसे कैलकुलेट होनी है, मुझे जरा 1 मिनट एक फॉर्मेट छोटा सा बनाना है, वो मुझे बना लेने में। मैंने कुछ कॉलम्स बनाने हैं, तो पहले मैं बना लूं तो अकॉर्डिंगली आपको जरा बनाना आसान हो जाएगा। तो साथ साथ ना खोलिएगा, मुझे जरा वर्किंग करवाता है। फर्स्ट ईयर की
डेप्रिसिएशन फिर कैसे आएगी, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आप मेन प्रिंसिपल पर हैं, मैंने कुछ वर्किंग्स इसलिए करनी है तो मैं जरा आपको सारी जरा पिक्चर दिखा दूं, तो उसको लिखना छोड़ा जरा, आप जरा मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दें जरा। रेट बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया, अब मैं इस रेट की बेस पे फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैसे कैलकुलेट करूं, तो बताएंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई होता है विदाउट डिडक्टिंग एनी रेजिडुअल वैल्यू। आंसर बताएं। 13,000, अब रुपीस में राउंड ऑफ करना आपने जहां जहां जरूरत पड़े। 130 शायद परसेंटेज में ना यार, डिवाइड बाय 100 भी होगा, नहीं आ रही फिगर, सॉरी 33,000, सॉरी 33,130। ओके, क्या है ये? डेप्रिसिएशन है, ये आगे डेप्रिसिएशन। सेकंड कॉलम में मैंने कैलकुलेशन की डेप्रिसिएशन, देन एक अभी थोड़ी देर पहले आपने वर्ड यूज किया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बताएं फर्स्ट ईयर के एंड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है या होनी है। तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 33,130 है और पहले साल के एंड पे वही एक्यूमुलेटेड भी है। देन अभी एक और वर्ड यूज कर रहे थे हम, डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट इसकी क्या है? 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 33,130। आंसर बताएं। 66,870। सब ओके है सर? कैसे है 66,870? कॉस्ट माइनस accumulated depreciation. Any confusion in the first working? एक लाइन मुझे और लिखनी है, अभी नहीं लिख रहे आप, एक सेकंड ईयर आपने करवाना, उसके बाद फिर टेबल भी आप खुद बनाइएगा। अब अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सेम डाटा की बेस पे मैंने अगर सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है तो बताएं क्या करूं? फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स जब पिछले साल के एंड में डब्ल्यूडीवी रह गई उससे अपने रेट मल्टीप्लाई करना। तो किस फिगर की बात हो रही है? 66,870 मल्टीप्लाइड बाय 33.13%। आंसर 22,154। राउंड ऑफ करके बताना है। ये सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। तो अब 2 साल बाद फिर टोटल कैसे पता चलेगा? 33,130 प्लस 22,154। आंसर 55,284। डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कोई डिफरेंस है या एक ही चीज है? क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन ईयर वाइज अमाउंट को कहते हैं। पहले साल डेप्रिसिएशन को बोलने का तरीका ये है, पहले साल की डेप्रिसिएशन, दूसरे की, तीसरे साल, चौथे साल, ईयर वाइज बात हो रही है। और एक्यूमुलेटेड का मतलब एक साल बाद तक कितनी होगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये एक्यूमुलेटेड टोटल फिगर्स की बात हो रही है। सबका पता है 55 to 84 कैसे आया? फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एंड प्लस सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज की है उसका सम आ गया। अब डब्ल्यूडीवी कैसे निकालूं? कैसे निकालूं? अब यकीनन इसके तरीके शायद दो भी हैं, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड निकालेंगे या पिछले साल की डब्ल्यूडीवी में से इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। मेरी लेकिन सजेशन ये फॉर्मूला सेम रखें, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड मींस 1 लाख माइनस बोले 55,284। डेफिनेटली ऑल्टरनेटिवली अगर आप डब्ल्यूडीवी में से नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वही आंसर आएगा। लेकिन सही फॉर्मूला ज़हन में रखना जरा, डब्ल्यूडीवी मींस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 2 साल बाद इसकी डब्ल्यूडीवी है 44,716 हो गया 716। तो डब्ल्यूडीवी मींस 2 साल बाद ये एसेट अब 44,716 का रह गया है। 2 साल में कितना डेप्रिशिएट हो गया बताएं फिगर? 55,084 2 सालों में डेप्रिशिएट हो गया। दूसरे साल में कितना हुआ है?
और 2 साल बाद कितना रह गया, ये WDV है, ठीक है। तो 55,000 की जो फिगर थी इसकी भी मैं वर्किंग लिख दूं, 33,130 एंड प्लस 22,154। अब ये 2 साल आप यहाँ से देख के लिख लें और थर्ड और फोर्थ ईयर जरा इंडिविजुअली कंप्लीट करें। किसी फिगर में या किसी वर्किंग में अगर किसी की कोई कंफ्यूजन रह जाए तो वो जरूर डिस्कस कर लें लिखने से पहले। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको बेटा समझ आ गया सब कुछ? जी थर्ड ईयर की होगी फिर, बताइएगा जरा। कर लिए थर्ड ईयर, लिखवाइएगा। नहीं मुझे लिखवाते हैं। Accumulated 299 रेट अगर हो तो 2 डिजिट्स पे जाके पॉइंट्स में राउंड ऑफ कर लें, और अगर अमाउंट्स लिख लें तो रुपीस में राउंड ऑफ कर लें। क्या बोला मैंने? अगर कोई रेट है या परसेंटेज है तो वो तो मैं 1-3 पे चला गया था ना, तो रेट या अगर परसेंटेज है तो उसे आप पॉइंट्स में ले जाएं, 2 डिजिट्स पर राउंड ऑफ कर लें। लेकिन अगर रुपीस आप लिख रहे हैं, अमाउंट्स लिख रहे हैं, तो उनको शायद रुपीस में राउंड ऑफ करके लिखना है, इसमें पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स में अगर जाना तो सिर्फ रेट्स वगैरह में चला जाए। ठीक है, समझ आ रही बात क्या क्या? एक सेकंड, 99 8005 1995।
बेटा उसके फार्मूले में आ गया ना, वो जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला है उसमें जब रेट का फार्मूला यूज किया तो उसमें रेजिडुअल वैल्यू का इम्पैक्ट पहले ही आ गया, तो फिर वो डबल हो जाएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का जब आपने रेट निकाला 33.13%, उसमें रेजिडुअल वैल्यू का इफेक्ट ऑलरेडी आ गया हुआ है। अब उसे अगर दोबारा कॉस्ट में से माइनस कर लेंगे तो डबलिंग हो जाएगी। ठीक है हमारे जी सर जी, फिगर्स ठीक है, फिगर्स ठीक है सर। थोड़ा सा बेटा राउंडिंग ऑफ की वजह से फिगर्स हमारी शायद एग्जैक्टली वो नहीं है जो होनी चाहिए। वर्किंग लिख ली मैंने सबने। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का एंड में टोटल आया 80005 और WDV आई है 1995। वो हमारा रेट आया था 33.125, उसको हमने हायर राउंड ऑफ किया था। हायर किया था या लोअर? 125 को 13 किया था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी हमारी डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गई है, और डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की वजह से हमारी WDV कम हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक ऊपर सेंटेंस लिखा था, जब यूजफुल लाइफ एंड होती है, ढूंढने जरा कहीं, तो WDV किसके बराबर होती है? तो रेजिडुअल वैल्यू तो 20,000 नहीं है। नहीं, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट ये 5 रुपए राउंडिंग ऑफ की वजह से जो इधर होने चाहिए थे वो किधर है? वो नहीं, वो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80,005 में, तो 5 जो किधर ज्यादा है वो किधर से कम हो गया? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में जो राउंडिंग ऑफ, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम भी हमारी वर्किंग में नहीं है। रेट हमने राउंड ऑफ किया है, वो जो उसकी वजह से अब 5 रुपीज का एक इमटेरियल डिफरेंस आया है। ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है जहन में? मटेरियलिटी का मतलब जो चीजें सिग्निफिकेंट ना हो उन पे टेंशन नहीं आपने डालनी, जो सिग्निफिकेंट चीजें वो ठीक होनी चाहिए। तो ये राउंडिंग ऑफ की वजह से जो डिफरेंस आ रही है ये इमटेरियल होता है। इमटेरियल मीन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जरा बात क्लियर हो जाए, वरना एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ हमारी ये जो 19,995 रेजिडुअल वैल्यू है, तो सॉरी WDV है, ये अप्रोक्सीमेटली रेजिडुअल वैल्यू के बराबर ही है, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हमारी 80,000 वही है जो हमारे एसेट ने 4 सालों में डेप्रिशिएट होना था। तो मेथड कोई भी हो, जब यूजफुल लाइफ एंड होगी तो आपके एसेट की WDV अप्रोक्सीमेटली रेजिडुअल वैल्यू के बराबर ही होगी, चाहे मेथड स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग हो। और दूसरी बात गौर से सुनिएगा, और यूजफुल लाइफ के एंड पे आपकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, क्या वर्ड बने बोला, वो डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर होगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट जरा अपने डाटा में देख के बताएं क्या थी? डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 80,000 थी, तो वही 80,000 जो डेप्रिशिएट फ्यूचर में होना था वो हो जाएगा जब यूजफुल लाइफ एंड हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में और डेप्रिशिएबल अमाउंट में कोई डिफरेंस है? बहुत बड़ा है प्लीज। डेप्रिशिएबल अमाउंट ये है कि जो हम अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट जो होगी, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन जो हो गई है। तो ईयर वाइज तो जो होती जा रही है, फाइनली जब लाइफ एंड हो जाएगी तो डेप्रिशिएबल अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर हो जाएगी। मीन जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी वो हो गई है एट द एंड ऑफ द 4 इयर्स। दो चीजें, नंबर एक, यूजफुल लाइफ के एंड पे रेजिडुअल वैल्यू विल बी इक्वल टू WDV, एंड नंबर टू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये भी एक सेंटेंस लिख लेना यहाँ ऊपर, जो पहला लिखा हुआ था वो तो याद है ना, कौन सा लिखा हुआ है? बोले बोले सर जी, बोले, हिम्मत करें। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एक और सेंटेंस लिखना, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ depreciable amount will be equal to depreciable amount will be equal to accumulated depreciation। accumulated depreciation का मतलब है जो depreciation चार्ज हो गई है, और depreciable amount का मतलब जो depreciation चार्ज होनी है, होनी है फ्यूचर की बात हो रही है, और हो गई है। और जब ईयर लाइफ के साल खत्म हो जाएंगे, यूजफुल लाइफ एंड हो जाएंगे, हो जाएगी, तो जो चार्ज होनी थी वो हो गई होगी। नहीं समझ आ रहा? मेरे अलावा तो क्लियर है ना सारे? प्लीज कोई कंफ्यूजन लेके तो नहीं जा रहे?
चलें, ये थोड़ी सी डिस्कशन जरा मेथड की रह गई है, इंशाल्लाह कल यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। ये 2-3 दिन जरा पेजेस जरा संभाल लीजिएगा, इंशाल्लाह बुक किसी वीकेंड तक इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगी। जरा पेजेस फिलहाल संभाल कर रखते हैं, इंशाल्लाह इसी डिस्कशन को कल आगे बढ़ाएंगे रेगुलरली। प्लीज रोज का रोज, आज कोई खास काम तो नहीं होगा घर जाके, लेकिन जो पढ़ा है जरा एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जर्नलिस्ट आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन है क्या? अल्लाह हाफिज।